आरएसएस की स्थापना से लेके आज 100 साल हुए हैं, ये हमेशा देश पर जहर की तरह काम किए हैं और आज नहीं तो कल दुनिया भर में ये मान लिया जाएगा, उस पे बंदी आ जाएगी, उस पे बैन आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस 11 साल में जो किया है उसका 1% सिर्फ हम लोग जानते हैं। इतना इन्होंने दबा के रखा है। प्रधानमंत्री मीडिया को जवाबदेह नहीं रहे, पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, कैबिनेट को जवाबदेह नहीं है, सर्वदलीय बैठक में जवाबदेह नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री काहे के है? इसलिए जवाब नहीं दे रहे वो क्योंकि छुपाने लायक बहुत कुछ है, उसका जवाब वो दे नहीं सकते। इतने दूर तक आ गए हैं इस सुरंग में, वो जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, वो और अडानी को साथ लेकर वहाँ बहुत अंदर तक जा चुके हैं और अब इंटरनेशनली वो सबको समझ में आ गया। विदेश नीति में जो हमारा अपमान हुआ है, नाक रगड़ा है अमेरिका ने, पाकिस्तान भी हमें आप आंखें दिखाता है, चाइना तो दिखा ही रहा था। वो सत्यपाल मलिक, उनकी जान आधी बची है, उन पे सीबीआई लगाएंगे और वहाँ ट्रम्प जो आपसे बलशाली है उसके सामने आप भीगी बिल्ली की तरह, भीगी मुर्गी की तरह बैठेंगे, तो आप महान नहीं हो। देखिए, आंख दिखाना किसको कहते हैं मालूम है? आपसे बलवान जो है उसको, जो जब आप दो टुक बात करते हो तो उसको आंख दिखाना। जेलेंस्की ने किया, उसको आंख दिखाना बोलते हैं। मोदी जी ने जो किया, कर रहे हैं, उसको अन्याय और अत्याचार ही कहेंगे। अब उसमें ये भी शामिल करूंगी कि उनको जो विश्व के मामलों की समझ भी इतनी कम है और भाषा का जो उनका ज्ञान है वो इतना लिमिटेड है कि वो वहाँ अंग्रेजी में कोई किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। अडानी के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया अंग्रेजी में, तो वो एक बहुत बदमिजाज लड़ाकू इंसान की तरह हाथ चला चला कर हिंदी में वो जवाब देने लगे। हालांकि बिहार में वो अंग्रेजी बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। वो टेलीप्रॉम्प्टर बोल रहा है। हमारा प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर है। आप समझिए, मोदी जी एक साधन है। टेलीप्रॉम्प्टर को खुद प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठने के लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए मोदी जी ने बोला हमको, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, फिर भी आप समझ नहीं पाए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर है। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस आप मान लो और उस दायरे में आप खेल खेलो तो आप अच्छा काम कर सकते हो। और मेगालोमैनियाक होकर, नार्सिसिस्ट होकर आप अपनी वीकनेस को भी आप स्ट्रेंथ मानने लगो, ताकि आपदा में अवसर, गटर से गैस, रडार में बादल, ये सब बातें आप और परीक्षा पे चर्चा, जो आपका विषय भी नहीं है, उसमें आप महारत हासिल किए जैसे बात कर रहे हो, जिसमें आप पूरी तरह से असफल रहे हो, तब जाके समस्या होती है। अमेरिका में AI है, भारत में आई है। वो कुछ भी बोलते हैं, जैसे मेरे खून रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, कभी बोलते हैं मेरे रगों में पैसा दौड़ रहा है, कभी बोलते हैं मेरे रगों में ये दौड़ रहा है, मैं पठान का बच्चा। ये सारी जो सी ग्रेड हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स हैं। आप प्रधानमंत्री हो, आप डायलॉग नहीं, आपको विचार देने हैं लोगों को एनलाइटन करो, आप लोगों को अपलिफ्ट करो, आप लोगों को उनकी अवस्था से बाहर निकालो। और कोविड के टाइम में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो मोदी गायब थे, जब मणिपुर जल रहा था मोदी गायब थे, चाइना ने कब्जा लिया मोदी गायब थे, पाकिस्तान के साथ ट्रम्प ने सीज फायर किया मोदी गायब थे, 8 बजे आके कुछ बेकी बातें करके गए, फिर सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर। अरे गरम सिंदूर क्या होता है यार? देखिए, गरम सिंदूर का मेटाफोर बैठता नहीं है क्योंकि वो जानलेवा है। और आप ये ख्याल भी मत रखिए मन में कि यहाँ के मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग कर सकेंगे ये लोग, क्योंकि ये कर नहीं सकेंगे। इस विफलता से ही तो हिंसा कर रहे हैं, कहाँ कर सके हैं। और जब पाकिस्तान के साथ लड़ने की बारी आई तो लड़ा कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने ली? उसमें मुसलमान ही थे ज्यादा, और मुसलमानों ने शहादत दी। जो स्पाई का नेटवर्क पकड़ा उसमें ज्यादा हिंदू थे, 9 हिंदू है उसमें। मुझे आपने बुलाया तो मुझे ज्ञान है ये बताने के लिए मैं कभी आया था आपके पास? नहीं आया था। मैं ज्ञानी हूँ ये बताने की वही व्यक्ति कोशिश करता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। एरोगेंस इज अ मिरर ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री का जो एरोगेंस है वो उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ निर्देश करता है, और उनकी नेहरू के प्रति जलन जो है वो नेहरू के प्रति प्यार का इजहार करती है कि उनको नेहरू बनना था लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। आप राम का नाम बताते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मोदी इन 11 सालों में भारत में और 23 साल गुजरात में मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए जाने गए। वो संविधानिक मर्यादा हो, ये मानवता की मर्यादा हो, या नैतिकता की मर्यादा हो, या भाषा की मर्यादा हो, तो वो जैसे हैं वैसे उनके अनुयायी भी निकले। यानी अब आरएसएस मोदी को कंट्रोल नहीं करता, अब मोदी आरएसएस को कंट्रोल करते हैं। भारत माता को अगर सचमुच आरएसएस को बचाना है तो सिर्फ एक तरीका है, मोदी से इस्तीफा ले ले, दूसरा कोई विकल्प नहीं। मोदी जब तक सत्ता में हैं तब तक वो आरएसएस को वेंटिलेटर पे रखेंगे और अपने साथ ही वेंटिलेटर निकाल लेंगे। जो जहरीले संगठन होते हैं उनका चरमोत्कर्ष ही उनका पतन होता है। तो ऐसे संगठन जो है वो 100 साल इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दवा नहीं होती, वो जहर होते हैं। जहर की एक्सपायरी डेट नहीं है। मेरा ये चैलेंज है आरएसएस को कि वो अपने आप को बचा के दिखाए, वो नहीं बचा पाएंगे।
उन्होंने वो गलती की है, वो कदम आगे रखा है जो सीधा सुरंग पे जाता है। उन्होंने सुरंग पे कदम रखा है, कदम उठेगा तो बम फटेगा। देखिए, काउंटडाउन शुरू होने का मतलब रॉकेट नहीं उड़ता, और गिरना तो बाद में होता है। तो काउंटडाउन शुरू है, हो जाएगा। और रगों में खून ही बहना चाहिए, सिंदूर नहीं। सिंदूर से मर जाएगा आदमी, इसमें लेड रहता है। सबसे ज़रूरी बात मुझे आजकल के दौर में ये लग रही है कि भारत में जब भी गैर कांग्रेसवाद की एक बयार चलती है, हवा चलती है, वो हमेशा आरएसएस को मजबूत करके, आरएसएस को सत्ता में स्थापित करके ही शांत होती है। और वो सारे पुराने खिलाड़ी गैर कांग्रेसवाद के, वो हर बार थोड़े थोड़े अंतराल में उसी खेमे के साथ खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद जब आरएसएस की सत्ता स्थापित हो जाती है तो फिर वो कांग्रेस को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, बताने लगते हैं, और कांग्रेस के साथ मिल करके विपक्ष बनाते हैं। ये किस तरह का कन्फ्यूजन है गैर कांग्रेसवादियों का, खासकर सोशलिस्टों का? क्या लगता है आपको? आप नेहरू साहब के ज़माने से देखें या प्री कांग्रेस, प्री इंडिपेंडेंस के ज़माने से भी हम देखें तो बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं थी जिसमें इन्होंने साथ नहीं दिया था, उस समय आज़ादी की लड़ाई में भी। तो ये बुनियादी उनका डीएनए क्या है? अ, देखिए शिवाजी की ये गैर कांग्रेसवाद का जो जन्म हुआ, वो मुझे लगता है कि उसका निर्माण जो है वो ठोस रूप से गांधी जी की हत्या के बाद हुआ। क्योंकि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उसी दिन उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को बात करने के लिए बुलाया था। वो बात ना हो सकी, इतिहास में ये दर्ज है कि वो बात नहीं हो सकी। और समाजवादी जो लोग हैं वो कांग्रेस के खेमे में ही थे आज़ादी के आंदोलन में। और खुद नेहरू भी अपने आप को समाजवादी ही मानते थे, और जहाँ तक सुभाष बाबू है वो भी अपने आप को समाजवादी मानते थे। हालांकि समाजवाद की अपनी अपनी परिभाषा थी। जैसे कि भगत सिंह समाजवादी मानते थे, लेकिन वो लेनिन वाले थे, यानी वो कम्युनिस्ट पूरी तरह से थे। अपने यहाँ के जो समाजवादी पार्टी, यानी जो आज की नहीं, मैं यादव फैमिली की समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोशलिस्ट मूवमेंट खड़ी हुई जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेके जो राम मनोहर लोहिया जिनकी बात की हमने वो थे, मधु लिमये थे, लालू जी थे, नीतीश थे, सब लोग थे। तो ये जो मूवमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी की हत्या के बाद, फिर संविधान की रचना हुई, फिर संविधान का अमल हुआ, फिर संविधान इस देश में लागू हुआ, फिर 2 साल बाद इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस पहली बार समाजवादियों ने अलग से लड़ा नेहरू जी के खिलाफ। तब से ये गैर कांग्रेसवाद का एक अलग ही, क्योंकि क्या होता था कि जब तक नेहरू जी थे, और बाद में फिर इंदिरा जी के साथ भी यही हुआ, बीच में शास्त्री जी का बहुत छोटा कार्यकाल था, लेकिन उनके करिश्मा भी तो अपना था उनका भी। तो ये जो था, तो इनका बड़ा कार्यकाल जो रहा उसमें उनका करिश्मा, उनका नेतृत्व और उनकी जो हिम्मत, साहस और देश प्रेम था, वो उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो सारी इतिहास के हर पन्ने पे दर्ज है। खैर, वो मोदी जी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते तो उनको नहीं मालूम, लेकिन अगर अंग्रेजी ओरिजिनल उनकी लेटर्स पढ़ पाएंगे तो उसमें उनको मिल जाएगा। जो हिंदी संस्करण है अब उसके, वो अगर उनको पढ़ने के लिए कोई ले जाकर, किसी की हिम्मत नहीं है बीजेपी में कि ये पढ़िए आप, नेहरू का है, तो उसको दूसरे दिन बर्खास्त किया जाएगा पार्टी से, और तीसरे दिन वो लापता हो सकता है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से उनको कोई कहता नहीं कि ये पढ़िए, और पढ़ना वगैरह तो आरएसएस में मना ही है। तो अलग मातृ संगठन की तरफ से भी पढ़ने के लिए उनकी बाधाएं बहुत सारी है। लेकिन नेहरू जी ने जब जो भी काम किया था, उन्होंने जो खत लिखे हैं उसमें सब कुछ है। आप देखिए, उनका हर किसी के साथ एक लेटर राइटिंग का एक अपनी किताब है। सुभाष बाबू के साथ, वल्लभ भाई पटेल से, और उनके मतभेद भी जिनके साथ थे, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। और उन्होंने भी, यानी डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने भी नेहरू जी के साथ काम किया है। और ये तमाम लोग जो थे कांग्रेसी, उनके सपने में एक ही बात थी, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको एक्चुअली अमली जामा पहनाया, जो बात थी कि एक भारत एक मॉडर्न रिपब्लिक बने जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। इस देश को धर्महीन करना नहीं था उन्हें,
लेकिन धर्म आपके घर में हो, आपकी जाति, आपके धर्म आपके घर में हो। लेकिन हुआ यूं कि करिश्मेटिक जब नेता कोई होता है तो जो ऑपोजिशन में जो होते हैं, जैसे कि सोशलिस्ट थे तब, क्योंकि जनसंघ की तो छोटा सा दिया था, यानी एक्चुअली उनका चुनाव चिन्ह भी वही था तो उनका दिया भी छोटा था और उसमें बाती भी छोटी थी। तो वो इतनी छोटी थी कि 85 में उनके 2 ही सीट आए थे तो बीजेपी बनने के बाद। तो ये सारी चीजें, सारे अपने कंधे पे जो विरोध है कांग्रेस का, घोर विरोध, वो एक तरफ कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ सोशलिस्ट, दोनों लेके चल रहे थे। कम्युनिस्टों के पास अपनी आइडियोलॉजी थी, तब सोवियत यूनियन था और कम्युनिस्टों की अपनी एक आइडियोलॉजी थी। कम्युनिस्ट अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और वो कहते थे कि नेहरू की सरकार ये मुट्ठी भर जो कैपिटलिस्ट है उनकी सरकार है। ये कम्युनिस्टों की एक सीधी थियरी थी, उस पर वो ज्यादा सोचते नहीं थे, ज्यादा डिटेल में जानना नहीं चाहिए। बस कम्युनिस्ट ये मानते थे कि ये सारे कैपिटलिस्ट लोगों को साथ में लेके, राइट विंगर को लेके। तो कम्युनिस्ट ने, आज आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कम्युनिस्ट उस जमाने में एक डांगे छोड़कर सारे कम्युनिस्ट नेहरू को राइट विंगर मानते थे, कैपिटलिस्टों का नेता मानते थे। जबकि रतन अपने जेआरडी टाटा और नेहरू जी ने साथ में काम किया है। टीआईएफआर जो है मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मैं अभी गया था वहां भाषण देने के लिए, तो वहां होमी भाभा, जेआरडी टाटा और नेहरू, ये 3 लोगों का योगदान रहा है। जबकि नेहरू और टाटा में, जेआरडी में भी बहुत बड़े मतभेद थे। तो जेआरडी ने तो अपने खत में लिखा है कि लगता है मैं विजिबल ही नहीं हूं नेहरू के लिए, या देश का दुश्मन लगता हूं नेहरू को मैं। यानी इतना गुस्सा उनको ये जो पूंजीवादी है उनके प्रति था, नेहरू को। फिर भी कम्युनिस्ट मानते थे कि नेहरू पूंजीवादियों के नेता है। अब ये बात रही कम्युनिस्टों की। समाजवादियों की तो और भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनिक फिलोसफी नहीं थी, इनके पास मार्क्सिज्म था। कम्युनिस्ट थोड़ा मार्क्सिज्म, देखिए हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक फिलोसफी अगर समाजवाद की कोई थी तो वो गांधीवाद था। लेकिन गांधी जी की समस्या ये थी, गांधीवाद की समस्या थी कि गांधी जी चातुर्वर्ण को मानते थे और गांधी जी हिंदू थे लेकिन हिंदूवादी नहीं थे। आपने गांधी जी के जीवन में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक ऐसी तस्वीर दिखाइए कि भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के वो पूजा कर रहे हैं। तो गांधी जी अलग ही व्यक्ति थे। तो गांधी जी के साथ ही गांधीवाद का खत्म होना स्वाभाविक था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ले जाने के बाद आइडियोलॉजी, जैसे मार्क्स के जाने के बाद, जिसको मार्क्सवाद कहते हैं वो मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद अब आपको दिखेगा, जो अमेरिका चरम पे पहुंच गया है, चाइना चरम पे पहुंच गया, उसके बाद जो होगा वो आप देखेंगे। खैर, लेकिन समाजवादियों के पास अपनी ऑर्गेनिक फिलोसफी तो थी नहीं। ऑर्गेनिक फिलोसफी ना होने की वजह से समाजवादियों की समस्या ये थी कि वो इधर का थोड़ा, यानी गांधी जी का थोड़ा मार्क्स का, ऐसा करके अपनी एक सिंथेटिक फिलॉसफी उन्होंने बनाई। उसमें और एक बात थी, आपने देखे शुमार की ज्यादातर देश में जो भी सोशलिस्ट लीडरशिप थी, महाराष्ट्र में तो मैंने देखा ही है, वो ब्राह्मण थी, या तो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त थी, और वो ऐसा अलग कुछ भी विकल्प नहीं दे रही थी जो कांग्रेस के पास नहीं था। तो ऐसा होता था कि कांग्रेस में जाते थे आधे समाजवादी, बाहर आते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, फिर कांग्रेस में जाते थे, फिर बाहर आते थे, फिर विरोध करते थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जब इंदिरा जी के टाइम में, अब नेहरू के बाद फिर इंदिरा जी की छोटे से काल रहा कि जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद इंदिरा जी की जो सत्ता में, इंदिरा जी का भी वही करिश्मा, वास्तविक रूप से देखा जाए तो इंदिरा जी का करिश्मा अलग टाइप का बहुत ज्यादा था अपने पिता से। वो बड़ी साहसी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने सारे जो संस्थानिक थे उनके तनख्वाह रद्द कर दी, उन्होंने बैंक को नेशनलाइज कर दिया, और वो यंग टर्क्स की नेता, और वो बहुत फायर ब्रांड नेता, और वाकई उनके जैसी ना कोई विश्व में हुई ना कोई होगा। लेकिन अब कंगना ने बेड़ा उठाया था कि उनकी एक्टिंग करेगी, लेकिन वो आपको तो मालूम है उसका क्या हुआ। खैर, वो कंगना का काम नहीं है, मोदी जी ने वो होने नहीं दिया। अब मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं होने देते हम पता नहीं यार, क्योंकि मोदी जी
खैर उनके ऊपर आता हूं मैं, मोदी जी के ऊपर भी आएंगे हम, लेकिन पहले ये सोशलिस्टों से निपट लेते हैं। तो ये जो लोग थे, इन्होंने पहली बार क्या हुआ कि अ, अ, इंदिरा जी को समस्या ने घेर लिया। वो समस्याएं थी कि अमेरिका का जो उपनिवेशवाद है और अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है सोवियत के सामने अपने देश में। हमारा देश ना सोवियत खेमे का हिस्सा रहा, ना अमेरिकन खेमे का। लेकिन हमारी, जैसे कहते थे, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम ना लेफ्ट है ना राइट है, इंदिरा जी हमेशा कहती थी। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो स्वदेश नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में रखे थे, वो साथ थे और हम अपनी रास्ते चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान वॉर के बाद अमेरिका असुरक्षित महसूस करने लगा। उनको लगा कि कहीं सोवियत इनको मदद करके अपने खेमे में पूरा ले रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करने लगी। और दूसरी तरफ अपने देश के कई लोग, नेता, अब तो स्पष्ट हो गया है कि मोरारजी देसाई भी उनमें से थे, सीआईए के साथ उनके रिश्ते थे, और भी लोग थे लेकिन उनके नाम लेने से भी बवाल होता है आज भी। उनको अभी भी पूज्य माना जाता है। महाराष्ट्र से भी थे। तो जयप्रकाश नारायण यूएस में पढ़े थे और जयप्रकाश नारायण बहुत आधुनिक थे ऐसा मानते। लेकिन जयप्रकाश नारायण ये राजनीतिक जो बहुत सारी माइक्रो सिस्टम्स हैं उसको समझ नहीं पाए, और जो जटिलता थी, जो इंदिरा जी के सामने चैलेंजेस थे, उसको समझ नहीं पाए। और इंदिरा जी के सामने चैलेंजेस थे कि एक सिंथेटिक रेवोल्यूशन करने की कोशिश में अमेरिका था, जो उस टाइम में बहुत सारे देशों में उन्होंने किया। और जो देश रिग्रेसिव इसके बाद, जैसे कि अफगानिस्तान आज का देखिए, वो अमेरिका का कर्म है। आज का ईरान देखिए, वो भी अमेरिका, क्योंकि शाह को वो किसने तख्ता पलट कराया। तो ये सारी चीजें हैं, फंडामेंटलिस्ट एक कम्युनल बनाना इस देश को, ये इंदिरा जी ने ठीक से समझा और उसके बाद इमरजेंसी आ गई। लेकिन उससे पहले जयप्रकाश नारायण की भाषा जिस तरह की थी, जॉर्ज फर्नांडिस के कारनामे जिस करते कर रखे थे, तो अब पता चलता है कि वो कितना गलत था। अब आपको बताता हूं कि जयप्रकाश नारायण कहते थे कि अगर आरएसएस फैसिस्ट है तो मैं फैसिस्ट हूं, ये उनका लाइन है पहली। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस देश की सेना और पुलिस इंदिरा का हुक्म मानने से इनकार करे। अब ये सीधे सीधे आप कह रहे हो कि ये आप स्टेट के खिलाफ नहीं, आप नेशन के खिलाफ बात कर रहे हो। आप स्टेट के खिलाफ बात करने के लिए आप आजाद थे, लेकिन जब आप नेशन के खिलाफ बात करने लगे तो कोई प्रधानमंत्री जो देश से प्यार करता है, और अपनी बलिदान देके इंदिरा जी ने यह बाद में सिद्ध कर दिया कि वो देश से प्यार करती है, और उनकी बलिदान देने की जरूरत नहीं, वो देश से प्यार करती थी, वो सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, और उनका कोई दुश्मन भी ये मान लेगा, एक्सेप्ट मोदी जी जो आप बात कर रहे थे। तो बात यह है, और आरएसएस वाले, क्योंकि उनको कृतज्ञता नाम की कोई मूल्य मालूम ही नहीं है। तो बात यह है कि उस टाइम में ये पहला मौका था कि आरएसएस ने देख लिया इसमें आपदा में अवसर है, और वो जयप्रकाश नारायण की नैया में बैठ गए। तो इमरजेंसी में आरएसएस वाले और सोशलिस्ट दोनों अंदर गए, जेल में डाला गया उनको। और जेल में अच्छी, यानी राजनैतिक बंदी को ए ग्रेड की सुविधा मिलती थी। मेरे कई ज्येष्ठ मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उस टाइम की सुविधा को देखा जाए तो अब आपको याद आएगी इंदिरा जी की, जो अंदर जाते हैं जो राजनेता मोदी के कार्यकाल में ईडी द्वारा, उनको इंदिरा जी की याद आती है, क्योंकि उस टाइम अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, इंसान समझा जाता था। अब सब कुछ लोगों को तकलीफ हुई, नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हुई, लेकिन इस तरह से प्रतिशोध की भावना से कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, सोशलिस्टों का को लगा कि हम अगर पूरी तरह से इंदिरा और कांग्रेस को नष्ट करें तो हमारे हाथ में सत्ता आएगी, और उसके लिए आरएसएस बहुत काम की चीज है। ये उनका भ्रम पैदा हो गया वहीं से। और वही बात आगे जाकर कैसे हुई मालूम है? बाद में जॉर्ज फर्नांडिस भी आरएसएस और बीजेपी के साथ गए, फिर जेपी का तो निधन हो गया। उसके बाद देखिए नीतीश तक, एक लालू प्रसाद यादव और मधुलिमी, ये दो लोग छोड़कर आरएसएस का धोखा कोई सोशलिस्ट समझ नहीं पाया, ना आइडियोलॉग ना कार्यकर्ता। और ये लोग, उनको लगा कि ये राजनीतिक कामयाबी या नाकामयाबी का हिस्सा है। नहीं, ये आइडियोलॉजिकल कामयाबी या नाकामयाबी का हिस्सा था। और आइडियोलॉजिकल कामयाबी सोशलिस्टों की इसी में थी कि कांग्रेस का कामयाब रहना,
नेहरूवाद का कामयाब रहना मेनली। कांग्रेस में कहूं तो गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस में सारे प्रवाह आते हैं। तो आज भी कांग्रेस पूरी तरह से साफ है ऐसा मैं मानता नहीं हूं। कई स्टूजे, आधे लोग आरएसएस से भरे हुए हैं। तो इवन राहुल जी के इर्द गिर्द भी आप उनको फिर एक बार उनको देखना पड़ेगा कि कौन है जो उनको रोके रखे हैं कई चीजों करने से, संगठन को साफ करने से मेनली। तो बात यह है कि मेन जो चीज है नेहरूवाद को जिंदा रखना, यह सोशलिस्टों का जिंदा रखना था, रहना था। लेकिन उन्होंने नेहरूवाद की जगह चुना आरएसएसवाद को, और आरएसएसवाद को वो और बलशाली करते गए। दूसरा हुआ, एक बार यहां नहीं रुके, दूसरी बार बने वीपी सिंह की सरकार आई तब भी इन्होंने आरएसएस को अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया, और बाद में वो राम मंदिर का आंदोलन खड़ा हुआ, सरकार जिसमें गिरी बाद में, मंडल वर्सेस कमंडल। जो आज जातिगत जनगणना की बात की जाती है, उस जातिगत जनगणना का आरएसएस ने विरोध किया, और वो मंडल कमीशन की जो बात थी उसको दबाने के लिए कमंडल शुरू किया, यानी राम मंदिर जो था ही नहीं अस्तित्व में, उसको उन्होंने अस्तित्व में लाकर दिखाया, जो बाद में मोदी जी ने पूरा किया। और चंद्रचूड़ और गोगोई को ईश्वर ने ऊपर से आज्ञा दी, ऐसा वो कहते हैं। ईश्वर ने नहीं, भगवान ने। और उसके बदले में उन्होंने निर्णय दे दिया, उसको न्याय तो नहीं कह सकता मैं। और बाबरी का ढांचा गिरा, और बाबरी का ढांचा जिस दिन गिरा उस वक्त ना नेहरू सत्ता में थे, ना इंदिरा जी सत्ता में थे, ना शास्त्री सत्ता में थे, ओल्ड गार्ड्स में से किसी नहीं, नरसिंह राव सत्ता में थे। और नरसिंह राव को मैं मानता हूं वो बहुत कामयाब प्रधानमंत्री थे, और विशेषता से उन्होंने अर्थनीति में भारत के जो बहुत बड़े बदलाव लाए, या मनमोहन सिंह को राजनीति में लाया, उसके लिए वो मैं ये कह सराहना के वो अधिकारी है। लेकिन नरसिंह राव मन से राइट विंगर थे, और उन्होंने बाबरी का ढांचा गिरने दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिस गलती के बाद हिंदुस्तान अपनी जो आजादी है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान है, नेहरूवाद है, उसकी तरफ लौट के आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो था 1993। एक 1993 और 2014, ये दो जो साल है, उनमें भारत अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर से एक सिंथेटिक स्ट्रक्चर में बदल गया। उसके दो पड़ाव है। पहला पड़ाव शुरू हुआ 1993 में, और वो कंप्लीट हुआ 2014 में जब मोदी जी जीत गए। 1992 6 दिसंबर 1992 दिसंबर, यानी 1993 शुरू में दंगे हुए तब शुरू हुआ ये। यस 6 दिसंबर ये लोग बहुत सोच के करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने बाबरी गिराई, तो उनको ये मालूम था कि ये 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। तो संविधान पे ये हमला कर रहे हैं, इसकी जागृति उनमें थी। आरएसएस, आप ये मत समझिए कि आरएसएस ने अनजाने में कुछ करती है। आरएसएस ने जानबूझ के 6 दिसंबर की तारीख चुनी, क्योंकि वो बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन का उन्होंने औचित्य को पकड़ा, और उन्होंने देखा आया कि हम संविधान के मूलभूत ढांचे पे आज से हमला कर रहे हैं। वो यलगार था, और उसका पहला पड़ाव कंप्लीट हुआ जब मई 2014 में मोदी सत्ता में आए। उसके बाद आरएसएस ने बर्बरता और असंवैधानिक तरीकों की पराकाष्ठा की, और मोदी उसके लिए बहुत अनुकूल थे, जबकि वाजपेयी शासन था बीच में, लेकिन वो इतने अनुकूल नहीं थे आरएसएस की लिमिट क्रॉस करने के लिए। इसलिए वो उनके लिए वाजपेयी भी कोई आरएसएस और संघ परिवार से अलग नहीं थे, लेकिन फिर भी आरएसएस के लिए वो इतने अनुकूल नहीं थे जितने अब 2014 के बाद परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल हुई और देश के लिए प्रतिकूल हुई। अटल जैसे लोग जिनकी नज़रों में थोड़ी शर्म थी, लिहाज था, क्योंकि उन्होंने नेहरू के साथ काम किया था, नेहरू के साथ सभा में बैठे थे, सदन में बैठे थे, और एक उस परंपरा को उन्होंने जिया था, देखा था। तो उनको वो उस बेशर्मी से वो काम नहीं कर सकते थे जो काम ये लोग, जो कि किसी बड़े कार्यक्रम से जुड़ करके नहीं आए, राष्ट्रहित के किसी आंदोलन से जुड़ करके नहीं आए, सिर्फ एक नफरत का इनके पास एजेंडा था और उसी से आए थे। तो ये जो फ़र्क है पुरानी बीजेपी में और नई बीजेपी में, अभी भी आप देखें बहुत से लोग, यशवंत सिन्हा जैसे लोग, अरुण शौरी जैसे लोग
सतपाल मलिक जैसे लोग, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओल्ड स्कूल जिनको कहा जाएगा। ये बीजेपी में रहे, मंत्री रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके नज़रों में लिहाज था। ये उस तरह की नफरत की बात नहीं कर पाते थे। तो बेशर्मी को ओढ़ पाना सबके बस का भी नहीं होता है। एक बात ये भी है, और दूसरी बात, एक आपको अटल जी और नेहरू की बात की आपने, इसलिए मैं याद दिलाता हूँ। ऐसे ही एक बार हमला हुआ था चीन की तरफ से भारत पर, और नेहरू चीन का नाम लेने से नहीं डरते थे, और उन्होंने ये भी नहीं कहा ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सेगा। उन्होंने अक्साई चीन और वो जो भी हमला हुआ उसका वहाँ। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही बीजेपी है, यानी उस वक्त जनसंघ था, यही आरएसएस है, अटल जी वही थे। अटल जी ने मांग की थी कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और नेहरू इस बारे में विस्तार से चर्चा करे और आलोचना सहे, और नेहरू ने वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया था, और नेहरू की इतनी आलोचना हुई उसमें कि उस सदमे से नेहरू अपने मृत्यु तक बाहर नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने वो सहा, क्योंकि वो मानते थे कि संविधान सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि है। ये सिर्फ बायो में लिखने के लिए जो आरएसएस वाले राष्ट्र सर्वोपरि लिखते हैं, लेकिन उनके लिए अडानी सर्वोपरि है, वैसा नहीं था नेहरू का। तो ये जो राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सेशन बुलाया था। और हिस्ट्री कैसे आपके साथ आप पर हंसती है, ये इसका एक नमूना है कि आरएसएस से के बेस्ट प्रोडक्ट जो है मोदी, वो चाइना का नाम ही नहीं लेते। चाइना ने अरुणाचल तक नाम बदल दिए, हमारे गांव के वहां गांव बसा है, उसके बारे में बोलते नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का भी अब नाम नहीं लेते, और पाकिस्तान का सीजफायर ट्रंप ने क्यों किया, इसके ऊपर स्पेशल सेशन जब राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, बुलाने के लिए मांग किया, पूरा विपक्ष ने मांग की, तब पार्लियामेंट का विशेष सत्र प्रधानमंत्री मोदी, जो आरएसएस के बेस्ट प्रोडक्ट है आप आज तक के 100 साल में, उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि वो डर गए बात करने से। ये कायरता जो है वो आरएसएस का खास गुण रहा है, और इस कायरता की वजह से आरएसएस की एक बात है कि जब सत्ता में नहीं रहते तो वो दबकर रहते हैं, कायर जैसे रहता है वैसे ही। सत्ता में आने के बाद तो कोई भी डायर बनता है, तो वो बात है ना। तो इसलिए सोशलिस्टों को ये लगा उस वक्त कि ये तो कायर है, ये तो दबे हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये तो अपने मैदान में लाठी घुमाते रहेंगे। वो मैदान में अभी भी लाठी घुमाते रहे हैं, वो सेना में खुद नहीं जाते, उनके बच्चे नहीं जाते, लेकिन दूसरों के बच्चों को कैपिटल बना के। अब देखिए, विषय से थोड़ा दूर जाके एक बात बताता हूं। अग्निवीर योजना एकदम विफल रही, उसमें यंग ब्लड हमारे बच्चे बेवजह मारे गए। ये पाकिस्तान के साथ की जो छोटी सी जंग हुई उसमें, और जो मारे गए उसकी उनको ना शहादत का दर्जा मिलता है, ना पेंशन मिलती है। एक पिता, एक माता अपने 21-22 साल के बच्चे को खो देती है, उनको कुछ नहीं मिलता। एक और ना वो मारे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल सेट नहीं होता जो एक सैनिक के पास होता है, प्रोफेशनल। और इसके बावजूद इतने अग्निवीर मर रहे हैं, इसलिए बीजेपी प्रचार कर रही है कि अग्निवीर योजना की कामयाबी देखो, नहीं तो उसको राहुल गांधी और स्टैलिन और विपक्ष ने विरोध किया था। कामयाबी का मतलब यह है कि आप जवान लड़कों को, जो अपने घर का एकमात्र सहारा है, उनको मारने के लिए भेजना, ये कामयाबी है आपकी। ऐसी निर्लज्जता को हमेशा सोशलिस्टों ने 1975 के बाद जोरदार बढ़ावा दिया। असल में 1952 के बाद ही दिया, लेकिन 1975 के बाद दिया। और वीपी सिंह की सत्ता जाने के बाद सोशलिस्टों को, जनता दल वगैरह, वो धीरे 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 इतना डिटोरिएट हुआ, क्योंकि उनके पास अपना कुछ था ही नहीं। उन्हें किसी समस्या का हल कैसे निकाला जाता ये भी नहीं था। उनके अंदरूनी झगड़े और ईगोज इतने पावरफुल थे, तो वो टिक ही नहीं पाए इस जमीन पर। आपने याद दिलाया कि बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, ठीक है? और ये जो पूरा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट खेमा था, ये आज़ादी के पहले से राष्ट्र में सक्रिय था, ये आंदोलन चला रहे थे, सब कुछ था। इसके बावजूद हमेशा ये 2 सीटों वाले या बिना सीटों वाले आरएसएस जनसंघ के पिछलग्गू क्यों बनते थे हर बार? हमेशा ये देखा गया कि इन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया, आने दिया, और ये सोचते थे कि हमारे काबू में रहेंगे ये लोग। तो ये जो विचार है, इतने मूर्ख कैसे थे ये सोशलिस्ट लोग कि हर बार उस पर भरोसा करते थे जिनका काम ही था पीठ पे छुरा घोंपना, या दुश्मन से मिल करके भारत को, अंग्रेज़ों से मिल करके भारत के 2 टुकड़े होने दिए, और वो पूरी विचारधारा, 2 राष्ट्र की विचारधारा को उन्होंने पनपने दिया, आगे बढ़ाया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके पक्ष में किताबें लिखी, जिस
विचारधारा ने। ये सोशलिस्ट लोग उनके पिछलग्गू होते रहे, इनमें मूर्खता की एक कंटिन्यूटी है और वो अन्ना हजारे तक मुझे दिख रही है कि वहां पर भी वही चेहरे या उन्हीं के अंडे बच्चे थे उसी आंदोलन के, जो जिसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया जाता है या जिसको सोशलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। तो ये पूरा सिलसिला है, क्या इन लोगों को कभी ये लाज आएगी, शर्म आएगी कि उन्होंने किस तरह से आरएसएस को जमाने में मदद की है सिर्फ इसलिए कि अपना एक ईगो है? देखिए, इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद है मधुलिमिया साहब का। जब अपना आरएसएस का संगठन जो है वो अलग रखने की बात आरएसएस ने की, जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी का जब स्थापना हुई तो उन्होंने अपना अलग संगठन आरएसएस को अलग रखा। तब ये दोहरी मेंबरशिप जो है उसके ऊपर अब मधुलिमिया ने आवाज उठाई और उन्होंने अपने किताब में लिखा भी है, ये बहुत भयंकर है। और तब उस टाइम में है ना 1977-78 में लोगों के ध्यान में भी नहीं आया कि इतना जाके आगे बढ़ेगा और देश का इतना पतन ये कर सकते हैं और ये इतने देशद्रोही है। हालांकि इनके देशद्रोह का एक इतिहास है। आरएसएस की स्थापना से लेके आज 100 साल हुए हैं, ये हमेशा देश पर जहर की तरह काम किए हैं। और ये ऑब्जेक्टिवली बोल रहा हूं, मेरा पर्सनल देखिए आरएसएस, अब एक हम इस समाज में रहते हैं तो जो आरएसएस के में जाते हैं वो भी तो दोस्त बनते ही हैं और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के रूप में आप उनकी फैमिलीज हैं उनके बारे में आप अच्छा ही सोचते हैं, वो अगर नहीं भी सोचे तो हमारी आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हम पर्सनल नहीं करते, वो पर्सनल करते हैं, वो बहुत पर्सनल करते हैं। उनको लिंचिंग, मुसलमानों को कत्ल करना या उसको फ्रिंज एलिमेंट उसके पीछे लगा देना, किसी पे केस करके उसको निपट लेना, यहां तक कि कई लोग राजनीतिक मृत्यु भी हुई है। तो ये सब करने में आरएसएस को कतराती नहीं है। लेकिन हम लोगों को लगता है, हम गांधी और नेहरू जी के जो फिलॉसफी है उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको यह हमेशा लगता है कि एक शुचिता होनी चाहिए हमारे साध्य में और साधन में। अगर शुचिता ना हो तो अंततः हमारा भला नहीं हो सकता, जो आरएसएस को नहीं लगता, और इसलिए उनका भी भला नहीं होगा और राष्ट्र का भी भला नहीं होगा। तो बात यह है कि ये इनके अब अन्ना आंदोलन के बारे में मैं आता हूं। वो अन्ना आंदोलन समाजवादियों का नहीं था। समाजवादियों को हर आंदोलन अपना लगता है और वो चमकने के लिए उधर जाते हैं क्योंकि वो थोड़े हैं, मेधा पाटकर ये वो सब दिखते हैं। लेकिन जब मैंने देखा वहां पर एक बादाम और बड़ी शक्कर हर व्यक्ति को दी जा रही है और वो अन्ना का धाबा लगा है, तभी मैंने समझ लिया ये आरएसएस का आंदोलन है। क्योंकि अपने कार्यकर्ता के बारे में इतनी छोटी चीजें सोचना ये समाजवादियों का काम ही नहीं है, ये सिर्फ आरएसएस ही सोचती है। तो आरएसएस पूरी तरह से उसमें उतरी थी और इसमें सारे जो पूंजीपति है वो कैपिटलिस्ट नहीं, क्रोनीज, अडानी, अंबानी है, इनका धन लगा था इसके पीछे, ताकि कांग्रेस को वंस एंड फॉर ऑल पूरा खत्म किया जाए। तो इसमें समाजवादी गए तो हमेशा की तरह समाजवादी आंदोलन में जो थे ना, उनको क्या लगता है कि देश में कोई भी आंदोलन हो रहा है तो हमें जाना चाहिए, उससे ही राष्ट्रभक्ति करनी चाहिए। यानी बस वो दंगे छोड़कर किसी भी आंदोलन में जाते हैं तो उनका कोई अपना उनमें देखिए ये अलग टाइप के बुद्धू है। हाँ, जैसे आरएसएस वाले अलग टाइप, लेकिन आरएसएस एक रेजिमेंटेशन से बुद्धू बनाती है, लेकिन उसकी अपनी स्विच है ऑन ऑफ करने की। समाजवादियों की कोई स्विच नहीं है कहीं पर, वो अपने आप बुद्धू है और हर बुद्धू अलग अलग, यानी वो एस्ट्रॉयड होते हैं ना, जैसे ये आरएसएस कैसे ग्रह की तरह काम करता है, सैटेलाइट की तरह की एक परिधि में घूमता है फिर दूसरा उसकी परिधि में घूमता है और फिर उसमें एक अनुशासन है। समाजवादी एस्ट्रॉयड की तरह कहीं भी घूम रहे हैं, आके किधर भी किसी भी पृथ्वी पर या गुरु पर जाके टकरा के आग लगा सकते हैं। तो ये दोनों में मूलभूत फर्क है। तो समाजवादियों का अब तो रहा तो कुछ नहीं है, तो ज्यादा बुरा बोलना भी ठीक नहीं है, जिनका अस्तित्व जो आप डिफेंड करने के लिए खुद के लिए नहीं रहे। अभी भी कोई मुद्दा होता है, वही कुछ चेहरे होते हैं जो समाजवाद और गमछा और वो सारा अपनी पूरी कैरिकेचर बन के आते हैं और उस बात ऐसे करते हैं कि जैसे सिर्फ उन्हीं को समझ में आता है, जबकि वो जिस आंदोलन में खड़े हो जाते हैं वो आंदोलन का नुकसान पिट जाता है और उसमें जो जेन्युइन फ्रेश ब्लड उसमें आरएसएस का फायदा होता है। नहीं, जेन्युइन फ्रेश ब्लड आता है वो आरएसएस के पास जाता है अब तो।
देखिए कैसा है कि अ, उनको आरएसएस, देखिए कई बार आप जिसको नहीं चाहते ना उसके प्रति भी आकर्षित होते हैं, तो आपको विरोधी आकर्षण होता है उसका, है ना? तो आरएसएस को समाजवादी चाहते नहीं है, ऐसा उनका कॉन्शियस माइंड का कहना है। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे वो यूनिफ़ॉर्म, वो अनुशासन, वो सारी चीज़ें, उनका समाजवादियों को हमेशा आकर्षण रहा है। उनको क्या लगता है, इन लोगों का मन परिवर्तन हम करके अच्छे देशभक्ति में लाएं या समाजवादी और मॉडर्न विचारधारा में ढाल दें, तो ये देश का कल्याण करेंगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता, ये बने ही, देखिए आप साइनाइड को मुख्य प्रवाह में नहीं ला सकते, इससे लोग मर जाएंगे, साइनाइड नहीं बदलेगा। तो ये एक ऐसा यूटोपिया है समाजवादियों का कि जो वो खुद नहीं कर सकते, वो आरएसएस को इधर लाकर करना चाहते हैं। ये एक यूटोपिया है। देखिए ये ऐसा है कि कम्यून पहले हुआ करते थे ना, जिसमें कई फैमिलीज रहती थी, और कम्युनिस्टों के टाइम और इजराइल में पहले किबुत्स हुआ करते थे, लेकिन वो फेल गए क्योंकि वो मानव की मूल प्रवृत्ति जो है, उसमें बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, उसमें एक हिंसा भी है, और हिंसा का दमन नहीं किया जा सकता। हिंसा को अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है, और वो सिर्फ गांधी कर सकते हैं ये काम। कोई भी समाजवादी सिर्फ खादी पहना इसलिए नहीं कर सकता। इसलिए ये यूटोपिया इनको या तो छोड़ देना चाहिए, या तो ये आंदोलन की भावना को अपने आप को दबा देना चाहिए, ताकि आप भला नहीं कर सकते देश का, तो कम से कम बुरा मत कीजिए। और अनफॉर्चुनेटली शिवाजी, मैं कहता हूं कि अब कांग्रेस भी ऐसे ही बात को बलि चढ़ रही है, कि कांग्रेस को भी लगता है कि अगर सत्ता में है बीजेपी वगैरह, तो थोड़ा सुन ले इनका। नहीं, आपको एक कंपैशन और एग्रेशन के साथ ही इनके साथ लड़ना पड़ेगा। यूपीए दौर की पूरी गलती ही यही रही। जी 100% नहीं। और कांग्रेस के अंदर संघी कितने हैं, मैं नाम गिन सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं आपके शो में या किसी भी शो में कभी नाम मैं ज्यादातर नहीं लेता। इसकी वजह यह है कि अ, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी फिर एक आपराधिक श्रेणी में आ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस में बहुत बड़े पद पे बैठे हुए संघी मानसिकता के बहुत लोग हैं, और वो चोला दामन अगर पूरी तरह से लेफ्ट का पहने हुए हैं, यानी दिखाते हैं कि मैं एक्सट्रीम लेफ्ट हूं, लेकिन है वो संघी मन से, वो ब्राह्मणवाद के पूरे पक्ष में है। और जरूरी नहीं आप ब्राह्मणवाद के होने के लिए ब्राह्मण हो, आप किसी भी जाति के होकर ब्राह्मणवादी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और इसकी शुरुआत लोहिया ने की इस जहर की। एक आरएसएस का अपना जहर था, अब इसमें सोशलिस्टों ने अपना जहर मिला दिया। सोशलिस्टों को लगा हम गंगा को उसमें मिक्स कर रहे हैं तो साइनाइड साइलेंट अप ये हो जाएगा, अंडू हो जाएगा उसके विष के ये। और हुआ ये कि यही विषारी बन गए। यानी जॉर्ज साहब, नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन के एक बड़ा नाम था, नेता थे हमारे। महाराष्ट्र के एक नीतीश के अनुयायी हैं जो सोशलिस्ट आंदोलन में शुरू से रहे, वो समता आंदोलन में भी थे। तो वो जब नीतीश जी जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तो बड़े बड़े इश्तिहार देते थे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कि अगले प्रधानमंत्री नीतीश बाबू, मोदी से टक्कर नीतीश बाबू। तो मुझे यकीन था कि कोई भी सोशलिस्ट मोदी से टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि आपके वेल मीनिंग होने से दुनिया नहीं बदलती। एक तो आपको बहुत मेधावी होना जरूरी है, दूसरी बात आपको उसकी बारीकियां समझना जरूरी है, आपको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की जरूरत है, आप में कंपैशन भी होना चाहिए और एग्रेशन भी होना चाहिए। और इसके बीच में रेखा जो है वो बहुत ही साइलेंट है, वो आप कहीं भी कभी भी गलत हो सकते हैं। देखिए आरएसएस एक निर्मम और मानवताहीन संगठन है, वो अनरजिस्टर्ड भी है और टेररिस्ट भी है। तो ऐसे संगठन के साथ मुकाबला करते वक्त आप अपनी मानवता को, अपनी अहिंसा को और अपने विचारों को, तीनों को इंटैक्ट रख के अपनी बात को लोगों के मन पे हावी करें, इसके लिए कितनी सारी ऊर्जा चाहिए आप समझिए। वो ऊर्जा सोशलिस्टों में तो कतई नहीं है, कांग्रेस के कुछ लोगों में है, और मुझे लगता है राहुल जी और पूरी गांधी फैमिली में है। मैं हमेशा कहता हूं गांधी फैमिली अगर माइनस की जाए
तो कांग्रेस एक अलग बीजेपी ही होगी और आरएसएस को उससे कोई परहेज नहीं होगा। तो बात यह है, क्योंकि देखिए कि आरएसएस का जो जहर है वो बेसिक इंस्टिंक्ट में जो गलत चीजें हैं, देखिए आपको ट्रेजेडी का भी एक आकर्षण होता है, वैसे इंसान को हिंसा का भी एक आकर्षण होता है। तो वो चीजें अगर आप पकड़ के जाए ना, तो आपको हिंसा है जिसमें बहुत सारा डर है, बहुत सारी ट्रेजेडी है, ऐसी फिल्में देखने पसंद करता है इंसान, ये उसका सबकॉन्शियस माइंड है। तो राजनीति में भी ऐसे करने वाले जो लोग हैं उनको कामयाबी जल्दी मिलती है, जिनको हम राइट विंग कहते हैं, क्योंकि वो निर्मम है, वह हिंसावादी है। वो कहते हैं कि देखो हिंसा के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं मिला, ये सच नहीं है। नेल्सन मंडेला को कामयाबी हिंसा के सिवाय मिली है और महात्मा गांधी को भी हिंसा के सिवाय मिली है। और हिंसा ये आखिरी आपके लिए ऑप्शन होता है, पहला नहीं। इसलिए इनके जो पुराणों में लिखा है श्री कृष्ण की कहानी, उसमें महाभारत में शुरू से जब होता है तो युद्ध से पहले कृष्ण खुद बार बार जाकर पैचअप कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हिंसा का मतलब पूरे एक फैमिली का विनाश। अब फैमिली का मतलब उस वक्त देश फैमिली ही था। तो वो महाभारत की अगर ये गाथा आपको ये कह रही है कि हिंसा ना करो तो अच्छा, तब भी आप भारत के लिए हिंसा एक्सेप्ट कर रहे हो, इससे बड़े मूर्खता कोई हो ही नहीं सकती। आपने ये गौर किया कि हमेशा समाजवादी जो सोशलिस्ट खेमा है उससे निकल करके लोग बहुत आसानी से भाजपा में, आरएसएस में जम हो जाते हैं, वो तालमेल बिठा लेते हैं। वहाँ से निकल के बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में गए हों। तो ये एक ख़ास तरह का आकर्षण जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अगर आप ये समाजवादियों को की मूर्खता या बुद्धूपन है, वो बुद्धूपन के अलावा भी कुछ और है कि उनको यहाँ पर ज़्यादा स्वीकार्यता मिलती है, या वो उस पूरे जो कुकर्म है, जो पाप हैं आरएसएस के, उसके बावजूद वो यहाँ आना बेहतर समझते हैं। एक चीज़ तो ये है। उसके अलावा अगर आप कांग्रेस के अंदर भी, आपने कहा अगर गांधी परिवार को हटा दें तो किस पर आप यकीन कर सकते हैं कि कल को वो बीजेपी में नहीं चला जाएगा? कौन ऐसे चेहरे हैं? मुझे भी ऐसे कोई चेहरे दिखते नहीं हैं। तो ये जो सारा मामला है भारत के आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से ले करके भारत में परोपकारी कल्याणकारी सरकारें देना, क्या ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू और गांधी की परिपाटी है? क्या अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हम बहुत पहले बर्बाद हो गए होते, जैसे उसी दौर के बाकी के मुल्क जो उसी दौर में आज़ाद हुए, जब हम आज़ाद हुए, लेकिन वो बहुत सारे मानकों में हमसे बहुत पीछे थे। अगर ये पिछले 12 साल 11 साल को मोदी जी के आप छोड़ दें तो हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था, बहुत बेहतर परफॉर्म किया था, और हम चाइना के साथ थे, है ना, रेस में। और दूसरी बात आपको एक याद दिलाता हूँ, हमारे बहुत बाद में यानी 70s में 75-70 तो जिम्बाब्वे आजाद हुआ, तो रॉबर्ट मुगाबे उसके स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए जिम्बाब्वे का क्या कर दिया उन्होंने, वैसा नेहरू कर सकते थे, नेहरू ने किया नहीं। तो नेहरू की महानता कई अलग अलग आप मापदंड यूज करके आप देख सकते हैं कि नेहरू कितने महान थे। और मैं खुद अपने लाइफ में दो ही भारतीय नेताओं से हमेशा प्रभावित होता हूँ, एक डॉक्टर BR आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और लोग कहते हैं उनमें मतभेद थे, अरे वो हिमालयन थे, हिमालय थे, तो उनमें मतभेद मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को कोई मायने नहीं रखता, और उनके मतभेद भी आइडियोलॉजिकल थे, वैचारिक थे। अंबेडकर साहब जनसंघ में नहीं चले गए नहीं, और दोनों साथ में आकर काम भी किए। उन्होंने जनसंघ के साथ आम्बेडकर ने काम नहीं किया कभी। तो वो, और देखिए सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सारे लोगों का एक बात पे एकमत था कि आरएसएस देश के लिए जहर है। आप देखिए, मैं यहां तक कि सरदार पटेल ने इनको देशद्रोही माना ही है, टेररिस्ट संगठन माना ही है। और ये जो बंदी लगाई गई महात्मा जी की हत्या के बाद आरएसएस पे, उस बंदी को उठाने के खिलाफ थे सरदार पटेल। वो जो नेहरू थे, वो कि उन्होंने कहा कि एक बड़ा तबका देश का उनके विचारों का है, और हम लोकतंत्र अगर बनाना चाहते हैं, मॉडर्न रिपब्लिक, तो ऐसे तबके को हमेशा के लिए बंदी नहीं बना के रख सकते, इसलिए उन्होंने उठाई। तो गलती नेहरू की है, ये बात मोदी की सही है, लेकिन वो गलती वो नहीं जो मोदी कहते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो गलती की मोदी ने, जो पटेल सही थे वहां कि आरएसएस पे बंदी जो लगाई थी वो उठानी नहीं चाहिए थी। तो बात यह कि
ये सारी बातें हम सारे तथ्य अगर समझ ले तो उसमें एक और बात है जो कांग्रेस की तरफ से गलती हुई है। मैं बताता हूं आप, कांग्रेस ने हमेशा राइट विंग यानी आरएसएस और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर उतनी सख्ती रवैया या सख्ती अपनाई नहीं जितनी कम्युनिस्टों पर अपनाई। देखिए, कम्युनिस्टों में जो हार्डलाइनर थे उनको अतिवादी कहना, या ये जो नक्सलिज्म ओवरऑल टर्म यूज की जाती है, नक्सलवाद गलत था, उसमें हिंसा गलत थी, वो टेररिज्म था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल जो नक्सलवाद पे किताब पढ़ रहा है उसको भी नक्सली कहना, ये लूज करना इस टर्म को, ये भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। ये भी आप समझिए। आप ये मान के चलिए कि ऐसा उन्होंने संघ के साथ नहीं किया, जबकि संघ में 3 बार बंदी लाई, लेकिन उन्होंने संघ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जितना कठोरता से लेफ्ट की धारा के विचारधारा के लोगों के साथ किया। यह भी एक कांग्रेस की तरफ से गलती हुई। तो जब चुनने की बारी आई समाजवादियों के लिए, वो कम्युनिस्टों के लिए नहीं, कम्युनिस्ट अपने लाइन पे कायम थे, इसलिए उनको मार रहे हैं। अभी देखिए 2 नक्सली मर रहे हैं, बाकी आदिवासी मर रहे हैं, और ये जश्न मना रहे हैं अब ये छत्तीसगढ़ वगैरह में। तो और उसमें हाथ में कॉलीफ्लावर दिखा रहे हैं, उसका मतलब तो आप जानते हैं वो मैसेकर जो हुआ था, ये मुसलमानों के लिए ये आगे सिग्नल दे रहे हैं। और आधिकारिक हैंडल पे बीजेपी रातों रात करना फसल उगाई थी हाँ वो गोभी की फसल। गोभी की। तो ये भयानक है, और इतना गिर कोई सकता है इस पे। इसकी बराबरी सिर्फ नजदीकी इतिहास में अगर देखा जाए तो रेडियो रवांडा से हो सकती है। रवांडा में जो हुआ वही अमित शाह और मोदी भारत में कर रहे हैं, और आरएसएस उसको पूरी तरह से साथ दे रहा है। तो ये लोग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में लिप्त है, और आज नहीं तो कल दुनिया भर में ये मान लिया जाएगा। और हिंदू स्वयंसेवक संघ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन आरएसएस का ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है, उस पे बंदी आ जाएगी, उस पे बैन आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस 11 साल में जो किया है उसका 1% सिर्फ हम लोग जानते हैं। इतना इतना इन्होंने दबा के रखा है। प्रधानमंत्री मीडिया को जवाबदेह नहीं रहे, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, प्रधानमंत्री कैबिनेट को जवाबदेह नहीं है, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में जवाबदेह नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री काहे के है? तो वो प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। तो ये अगर जवाब नहीं देंगे, इसलिए जवाब नहीं दे रहे वो क्योंकि छुपाने लायक बहुत कुछ है, उसका जवाब वो दे नहीं सकते। इतने दूर तक आ गए हैं इस सुरंग में, वो जहां अंधेरा ही अंधेरा है, वो और अडानी को साथ लेकर वहां बहुत अंदर तक जा चुके हैं। और अब इंटरनेशनली वो सबको समझ में आ गया है। देखो, कांगो में भी पाबंदी लगी अडानी पे। तो ये सारी बातें जो है कि पूंजीवाद का मतलब समाजवादियों को समझ में नहीं आया। देखिए, मार्क्स ने किताब लिखी जो पूंजी के ऊपर थी, लेकिन समाजवादी समझ नहीं पाए पूंजी क्या है। वहीं से उनको क्रोनिज्म और कैपिटलिज्म का फर्क नहीं समझ में आया। क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में जो फर्क है वो हमारे समाज को वो समझा नहीं सके, और अंततः जाके आरएसएस में मिले। तो संस्कृत में एक वचन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। तो इसका मोटा मोटी अनुवाद ये है कि 18 पुराणों में ये कहा गया है कि आप दूसरों के प्रति अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो पुण्य है, और बुरा व्यवहार करते हैं तो पाप है। यही कहा गया है, बाकी कुछ नहीं। और ये व्यास के 2 वचन है, महर्षि व्यास की, जिन्होंने महाभारत लिखी। और दूसरी बात उन्होंने उस श्लोक में ये कही गई कि सारी नदियां आखिर उनकी धाराएं समुंदर में जाके मिलती हैं, वैसे आप किसी भी भगवान को अगर नमस्कार करो, प्रणाम करो, इबादत करो तो वो केशव को मिलती है। तो वो केशव का मतलब यह है कि एक ही ईश्वर है, ऐसा ये कहने का मतलब है। सबका ईश्वर एक ही है, किसी का दूसरा ईश्वर नहीं है। लेकिन समाजवादियों ने इसका अर्थ ये लिया कि किसी भी भगवान को नमस्कार करो, आपको अंततः केशव बलिराम हेडगेवार को ही नमस्कार करना पड़ेगा। तो समाजवादी वहां पर गए।
जैसे निशिकांत दुबे अंग्रेजी समझ ना पाए और उन्होंने गलत ट्वीट डाल दिया, वैसे समाजवादी संस्कृत ना समझ पाए और वो आरएसएस के दामन पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। वैसे नीतीश का हो गया। आज नीतीश और नायडू साथ नहीं देते मोदी जी का, तो देश बच जाता और नुकसान से। विदेश नीति में जो हमारा अपमान हुआ है, नाक रगड़ा है अमेरिका ने, पाकिस्तान भी हमें आप आंखें दिखाता है, चाइना तो दिखा ही रहा था, और जेलेंस्की या अन्य छोटे देशों के नेता भी, कल साउथ अफ्रीका के नेता जिस तरह ट्रम्प के सामने बात कर सके, वैसे हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं, वहां तक वो भीगी मुर्गी की तरह बैठे थे उनके गोद में ट्रम्प साहब के। तो आप यहाँ पर असहाय, और आपके जो प्रजा है और जो आपको चुन के कभी लाई थी, आप जब इनमें कभी पॉपुलर हुआ करते थे, अब नहीं है, तो उनको आप दमन करोगे, उनके पीछे ईडी लगाएंगे। वो सत्यपाल मलिक आधे, उनकी जान आधी बची है, उन पे सीबीआई लगाएंगे, और वहां ट्रम्प जो आपसे बलशाली है, उसके सामने आप भीगी बिल्ली की तरह, भीगी मुर्गी की तरह बैठेंगे। तो आप महान नहीं हो। देखिए, आंख दिखाना किसको कहते हैं मालूम है? आपसे बलवान जो है उसको, जो जब आप दो टुक बात करते हो तो उसको आंख दिखाना। जेलेंस्की ने किया, उसको आंख दिखाना बोलते हैं। मोदी जी ने जो किया, कर रहे हैं, उसको अन्याय और अत्याचार ही कहेंगे अब। आपने ज़िक्र किया वहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं। एक चीज़ उसमें ये भी शामिल करूँगी कि उनको जो विश्व के मामलों की समझ भी इतनी कम है, और भाषा का जो उनका ज्ञान है वो इतना लिमिटेड है कि वो वहाँ अंग्रेज़ी में कोई किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। अडानी के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया अंग्रेज़ी में, तो वो एक बहुत बदमिज़ाज लड़ाकू इंसान की तरह हाथ चला के हिंदी में वो जवाब देने लगे। हालाँकि बिहार में वो अंग्रेज़ी बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। वो तो टेलीप्रॉम्प्टर बोल टेली रहा था, तो तो वहां भी टेलीप्रॉम्प्टर ही बोल रहा था, वहाँ खैर, पे लेकिन हाँ, हिंदी में बोल रहा था। मेरा सवाल ये है कि क्या असल आरएसएस ने में हमारा प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर है, मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझिए, मोदी जी एक साधन है। टेलीप्रॉम्प्टर को खुद प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठने के लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए मोदी जी ने बोला हमको, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, फिर भी आप समझ नहीं पाए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर है। बिल्कुल वो इशारे ऑन तो दे रहे बिहाफ थे। ऑफ टेलीप्रॉम्प्टर ही स्पीकिंग। यस, वो इशारे दे रहे थे। कई बार मेरे मन में ये सवाल आता है कि आरएसएस ने जब अपना कैंडिडेट आगे बढ़ाया इस बड़े काम के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उन्होंने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड क्यों नहीं रखा? उन्होंने एक पढ़े लिखे या कम से कम अंग्रेजी का ज्ञान जिसको था, जो दुनिया में 4 सवालों के जवाब, सिंपल सवालों के जवाब दे पाते। अगर वो मनमोहन सिंह साहब की तरह थेरिस्ट ना होते, अगर वो इंदिरा गांधी की तरह इंग्लिश और फ्रेंच और हिंदी और संस्कृत के ज्ञानी ना भी होते, तो भी वो इतना तो होता है कि 2 भाषाएं इस देश में और दुनिया में जो चलती हैं उनको जानते, और वहाँ जाकर के वो हक्का बक्का जो उनकी ट्रम्प ने कहा कि ये सवाल मोदी जी से किया गया था लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ, और वो नहीं, हंस रहे उससे थे। बड़ी बात है कि वो हंस उनको रहे जब थे। समझ में नहीं आता हंसते हैं। उसका सबसे भयानक उदाहरण मैं देखा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो देश का अपमान है, उनका अपमान। जी तो जो बाइडेन जब आए थे, जी तो उन्होंने राइट हैंड में हाँ, अपना ग्लास टोस्ट, लिया था हाँ वाइन का, जी जिसमें वाइन नहीं थी, जी क्योंकि वो अल्कोहल नहीं पीते मोदी जी जी। तो बाइडेन ने उनको रूल समझाया कि अगर आप वाइन नहीं ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड में पकड़ो। एग्जैक्टली, आई वाज तो कमिंग उसके ऊपर वो हंस रहे थे, हंस रहे थे। क्योंकि उनको समझा ही नहीं बात। और बाइडेन ने उस पर भी रिएक्ट उस किया। पर बोला, क्या मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा बाइडेन ने बोला एंड हिंदी ही में इज अगर लाफिंग, ट्रांसलेशन। ही सेड कि ही इज लाफिंग। बाइडेन ने दूसरों को संबोधित करते हुए फिर हाँ, उसके कि बाद ये में अपमानित, यानी बाइडेन ने बहुत इंसल्टिंग और एम्बैरेसिंग महसूस किया उस बात को, जी कि इनको बता के भी। अब बाद में सारी दुनिया के लोगों को पता चल गया कि इनको कुछ समझ में तो आता नहीं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, अंग्रेजी नहीं आने से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बनने का कोई संबंध नहीं नहीं, है। वो मैं मानता हूँ मैं इस बात। मानती हूँ कि आरएसएस लेकिन ने अपना बेस्ट आदमी क्यों नहीं नहीं, मैं आगे आपको बढ़ाया? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक बेस्ट आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसको, देखिए, अच्छा उदाहरण है कामराज का। कामराज साहब को भाषा की बहुत मर्यादा थी, लेकिन कामराज साहब एक आधुनिक चाणक्य माने जाते हैं। तो मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। मोदी जी का ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको सिर्फ हिंदी और गुजराती आती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कई देश होंगे जिनके मुखिया जो है वो अच्छे होंगे, उनको अपनी ही भाषा आती होगी, वो तो ट्रांसलेटर मिल जाते हैं, इंटरप्रेटर मिल जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बताता हूं। आपकी
स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस आप खुद को मान लो और उस दायरे में आप खेल खेलो, तो आप अच्छा काम कर सकते हो। तो मोदी जी को जो है वो मैगलोमैनियक होकर, नार्सिसिस्ट होकर आप अपनी वीकनेस को भी आप स्ट्रेंथ मानने लगो, ताकि आपदा में अवसर, गटर से गैस, रडार में बादल, ये सब बातें और परीक्षा पे चर्चा, जो आपका विषय भी नहीं है, उसमें आप महारत हासिल किए जैसे बात कर रहे हो, जिसमें आप पूरी तरह से असफल रहे हो। तो बात यह है, तब जाके समस्या होती है। देखिए, वो कुछ भी पढ़े लिखे ना होते, हाँ, मैं आपको उदाहरण बताता हूं फॉर एग्जांपल, और अपनी मर्यादाओं को मान लेते हैं और अपनी स्ट्रेंथ जो है राजनीतिक, उसके ऊपर पूरा दांव लगाते और मेहनत करते और नम्रता से, शालीनता से दूसरों के साथ व्यवहार करते, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा रहता। बड़े वो हिंदी में बात करें या गुजराती में भी जाके बात करते, लोग अपनी बात मानते उसको, और वो देश भी समझ लेते। ऐसा नहीं है कि दूसरी दुनिया में आकर दूसरे देश के नेता उनकी भाषा में बात नहीं करते। ये बात समझते नहीं है, तब भी हंस पड़ते हैं। ये क्या है, वो अपनी मर्यादाओं को, अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए एरोगेंट बनते हैं। तो उससे देश की, उनकी और प्रधानमंत्री पद की गरिमा पूरी खाक हो जाती है, और उसका अब वो लिमिट हो गया है उनके। अमेरिका में एआई है, नहीं, भारत में आई है। वो कुछ भी बोलते हैं, जैसे मेरे खून रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, कभी बोलते हैं मेरे रगों में पैसा दौड़ रहा है, कभी बोलते हैं मेरे रगों में ये दौड़ रहा है, मैं पठान का बच्चा। ये सारी जो सी ग्रेड हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स हैं, जो एक बार बार लगती है ना, वो गुंडा नाम की फिल्म, उसमें देखा एक डायलॉग के ऊपर दूसरा डायलॉग, उसमें कोई स्क्रीन प्ले है ही नहीं। गुंडा राज या गुंडा, ऐसे कोई, मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, एक सूर्यवंशम और दो पिक्चर रिपीटेड लगते हैं। तो वो उस फिल्म की डायलॉग बाजी जो है, वैसे बातें अगर करते हैं मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, आपको डायलॉग नहीं, आपको विचार देने हैं लोगों को। आप लोगों को एनलाइटन करो, आप लोगों को अपलिफ्ट करो, आप लोगों को उनकी अवस्था से बाहर निकालो। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे फैमिली के प्रमुख है, और कोविड के टाइम में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो मोदी गायब थे। जब मणिपुर जल रहा था, मोदी गायब थे। चाइना ने कब्जा लिया, मोदी गायब थे। पाकिस्तान के साथ ट्रम्प ने सीज फायर किया, मोदी गायब थे। 8 बजे आके कुछ बेकी बातें करके गए, फिर मेरे इसमें सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर। अरे गरम सिंदूर क्या होता है यार? देखिए एक मेटाफॉर करके आप अगर सोचे भी, तो भी गरम सिंदूर का मेटाफॉर बैठता नहीं है, क्योंकि वो जानलेवा है और वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेटाफॉर भी नहीं, सिर्फ लाल रंग है इसलिए आपको दौड़ नहीं सकता आपके रगों में, और आपके रगों में 50 चीजें दौड़ रही है, उसमें एक ये और होगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर नाम भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का प्रतीक है, जो आरएसएस का प्रतीक है। तो क्यों औरत सिंदूर पहनती, तो क्या औरत का कोई महत्व नहीं है? अब मेरी वाइफ की तबीयत बिगड़ती है, तो मेरी तबीयत जितनी बिगड़ती है, तो घर में जितना टेंशन होता है उतना ही हमें भी टेंशन होता है। ये वो वाली सिंदूर वाली बात वो है जो हिंदू औरतों को पति के पहले मरने की बहुत आस होती थी, और अगर पति पहले मरा तो उनको सती दिया जाता था। उस टाइम के ये सिंदूर वाली थियरी है। तो ये कहां ले जा रहे हैं आप? कुछ भी बातें करते हैं, और सेना से झूठ बुलवाया। इसमें एक और बली हुआ, वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री। हिंदुस्तान की मिलिट्री ना किसी प्रधानमंत्री के आगे झुकी है, ना झुकेगी। तो इनके मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते कि सेना, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं कहा ना, अगर आप, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने कहा कि ये सेना, भारत की सेना झुकी हुई है, प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। नहीं, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, भारत की सेना किसी में नतमस्तक वगैरह नहीं है। लेकिन सेना में भी कुछ एलिमेंट है जो आरएसएस वादी है, और ऐसे एक एलिमेंट के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए हमने लाइट ऑफ किया और वहां गन्स लगाई। जो झूठ था, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जो हुआ नहीं। आज नहीं तो कल उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और वो एएनआई को भी ऐसी खबरें, ऐसी बातें कैसे कर सकते देश की सुरक्षा से खिलवाड़ वाली? फिर इनकार कर दिया खुद एएनआई ने। तो एएनआई प्राइवेट एजेंसी है या डिफेंस की माउथ पीस है? ये एक बार तय होना चाहिए।
प्रधानमंत्री इस पे बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। उनको भारत माता को अगर सचमुच आरएसएस को बचाना है तो सिर्फ एक तरीका है, मोदी से इस्तीफा ले ले, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राखी सावंत और मोदी जी दोनों ने कॉम्बैट ड्रेस पहना और या पहनाया ये गया। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार क्राइम माना जाता है। अब तो अगर भारतीय न्याय संहिता हमने नहीं बनाई, मोदी साहब ने तो पहना भी नहीं, उनके प्रशंसकों ने या उनके चाटुकारों ने उनका पोस्टर बनाया। नहीं, उन्होंने पहना हुआ फोटोग्राफ है, उसके ऊपर बनाया। अच्छा। हाँ हाँ, उनके मिलिट्री के यूनिफॉर्म में इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं कि इतने मिलिट्री के यूनिफॉर्म में ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और सलमान खान के ही है। बाकी राखी सावंत ने आज पहने, आप गूगल करके देखिए, मोदी जी के अलावा ये इन तीनों स्टार्स के मिलिट्री में। तो मुझे ऐसा लगता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में कभी हीरो बनना था, वो बन नहीं पाए, और अब अकूट ताकत उनके पास पावर आ गई, तो वो जो चाहे जो मर्जी वो पहनते हैं। लेकिन ये सोचते नहीं कि देश की कुछ एक संविधान है, एक विचारधारा है और एक मर्यादा है। देखिए, आप राम का नाम बताते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यानी राम हो या समुंदर हो, उनकी गहराई और लंबाई और चौड़ाई इससे नापी जाती है कि वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। समुंदर कभी भी इतना फैला हुआ है, यानी इस पृथ्वी पर 3/4 दो तिहाई समुंदर है, लेकिन इसका मतलब वो जब आप किनारे पे खड़े रहे तो कभी भी घुस जाए, ऐसा तो कर नहीं सकता। लेकिन मोदी इन 11 सालों में भारत में और 23 साल गुजरात में मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए जाने गए। वो संविधानिक मर्यादा हो, ये मानवता की मर्यादा हो, या एक मॉरल नैतिकता की मर्यादा हो, या भाषा की मर्यादा हो, तो वो जैसे हैं वैसे उनके अनुयायी भी निकले। तो मैं वापस उस बात पर आती हूँ कि जब आरएसएस के सामने ये था कि अब उसको अपना प्रधानमंत्री मिलेगा या उसकी सीटें बढ़ गई हैं, उन्होंने अपना बेस्ट आदमी क्यों नहीं चुना? एक ऐसे आदमी को क्यों चुना जो विदेश नीति को नहीं जानता था, कूटनीति को नहीं जानता था, अर्थव्यवस्था को नहीं जानता था, डिफेंस को नहीं जानता था, और समाज के अंदर जो बहुत सारा फॉल्ट लाइन्स हैं हमारी, जिनको हमें पाटना है और हमें समाज को बेहतर बनाना है, उनकी जगह उन फॉल्ट लाइन्स को और गहरा करना, खाइयों को खोदना, ऐसे आदमी को आरएसएस क्यों लाया? फिर इसी से मेरा सवाल है कि मोदी साहब ने अपने लिए जो स्क्रिप्ट राइटर्स चुने, उन्होंने वो बहुत बाजारू, ख़राब भाषा वाले, चलताऊ किस्म की बात करने वाले सी ग्रेड स्क्रिप्ट राइटर क्यों चुने? वो इतना बड़ा मौका था जब देश के सामने ये जो पूरा पहलगाम वाला मामला हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ, इन सब मौक़ों पर जो स्क्रिप्ट आती है उसके तुरंत बाद मोदी साहब की, वो बहुत ही निम्न स्तर की आती है। मोदी साहब ने भी ये नहीं तय किया कि हम काबिल लोगों को चुनें जो गहरी बात करें, जो विचार दें, जो आगे का जो रोड मैप होगा भारत के लिए उस पर बात करें। सिर्फ चुनाव उन्मुख बातें हो रही हैं और उसमें भी बहुत सी ग्रेड लेवल को वो आकर्षित करने वाली बातें हो रही हैं। ये क्यों चुनाव का जो सवाल है कि आप अच्छे लोग नहीं चुन पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आरएसएस के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी कल्पना में है या मेरी कल्पना में है या इस देश के लिए योग्य है। आरएसएस एक जहरीला संगठन है और जहरीले के संगठन के पास इससे थोड़ा बेटर मिल सकता था या इससे थोड़ा वर्स्ट मिल सकता था। अब रही बात उनका चुनाव, उनको सत्ता चाहिए थी। अटल जी के टाइम में हमने बात की जो पहले, कि अटल जी के टाइम में अटल जी ने वो एरा देखा था जो नेहरू का था, वहां से उन्होंने संसद देखी थी, तो उन्होंने एक मर्यादा के बाद आरएसएस को अंदर आने नहीं दिया। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी बताता हूँ। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके कैबिनेट में एक मंत्री बने, बहुत बड़े लेखक है वो, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो बने तो उनको बहुत लोगों ने सलाह दी यहाँ दिल्ली में कि आप झंडेवाला में जाके आइए आरएसएस के ऑफिस में, क्योंकि मातृ संगठन इस पूरी बीजेपी का वही है। तो उन्होंने सोचा बुरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात, और वैसे वही लेखक ही है वो, उनको तो जानकारी थी। तो वो गए उन्हें मिले, वहाँ के जो मुखिया हैं, आरएसएस के पुरोहित हैं, उनको मिले और आए वापस बात करके 2 घंटा 3 घंटा। वापस आने के बाद 3 दिन बाद उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और अटल जी ने बुला लिया। अटल जी के सामने वो बैठे, तो उनको पूछा, अटल जी ने कहा आप गए थे झंडे वाला?
मैंने सुना। बोले हाँ हाँ मैं गया था। कैसा लगा बोले? तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा। तो क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं, इतनी बड़ी संगठन, इतना बड़ा विस्तार है, फिर भी लोग एकदम सिंपल है। और वहाँ एक टॉवेल, अभी स्नान करके आए थे तो टॉवेल सूख रहा था, बाजू में पानी का एक बर्तन था, बस उससे उन्होंने खुद पानी लिया और मुझे भी दिया। फिर चाय खुद बना के मुझे पिलाई और आपने खुद ने पी। तो अटल जी ने शांति से सुना और बोला आपको सबसे बेहतरीन क्या लगा वहां पर? तो बोला सादगी। इतने सिंपल है लोग, ये लोग। तो अटल जी ने एक बड़ा पॉज लिया और बोला अभी सत्ता का भोग लिया नहीं है, इसलिए। हम्म। तो आरएसएस के लोगों को भी सत्ता का भोग लेना था, तो अपने कहने में है और सत्ता का भोग पूरी तरह से मॉरल इमोरल तरीके से लेने के लिए खुली छूट दे, ऐसे व्यक्ति को उनको चुनाव करना था। तो मोदी से बेहतर इसमें कोई नहीं है। क्योंकि जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तब देखिए आप उनके पद और कार्यशैली और उनकी जो बातें हैं उसमें पड़िए नहीं, दखलंदाजी नहीं लीजिए, आप पूरा सुख लीजिए सत्ता का। बाकी आपको किसी भी पद पे बिठाया जाएगा, आप कुछ भी ना, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको आईएएस बनाया जाएगा, कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो लैटरल एंट्री में कुछ भी, आप बस मजे कीजिए। तो वो सत्ता का भोग अब मिल रहा है आरएसएस को, तो वो पूरी तरह से वो बरी नहीं। अब उनको देखिए, अब आप ये आप जो ऐसा आप जो जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके खिलाफ आप तब बोल सकते हो जब उसने ठुसी हुई मिठाई को आपने मुंह में नहीं लिया होगा। अब मिठाई तो सब लोगों के मुंह में ठुस दी, तो आरएसएस के भी ठुस दी। अब आरएसएस के जो प्रमुख है भागवत, उनको इतनी कड़ी सुरक्षा दी है कि उसको होम अरेस्ट कहते हैं अच्छी भाषा में। हाँ, मोहन भागवत को। मोहन भागवत को, आप मोहन भागवत को आप बाहरी व्यक्ति हैं। पहले मुझे एक फेलोशिप थी, तो मैं नागपुर में रहता था 1.5 साल, धर्मपेट में रहता था जो गढ़ है। तो आरएसएस का कार्यालय लगता था वहाँ, शास्त्री का एक बूथ है वहाँ पर। हमारा जो ऑफिस था वहाँ मेरा काम रहता, 1.5 साल मैं रहा वहाँ। तो मैं आते वक्त कई बार आरएसएस के कार्यालय में जाता था और वो रज्जू भैया तब सरसंघ चालक थे। आपको मैं बताऊं, कोई पुलिस शायद मैंने देखी भी नहीं होगी। वही अंदर जाते थे, एक शाम के टाइम में चाय का टाइम होता था, तो वो ब्रॉन्ज के चाय के कप और वो रहती थी, सब चाय लेते थे। नया मैं आया तो मुझे जानते थे वैसे कुछ स्वयंसेवक, तो चाय पिलाते थे, खुद धोना पड़ता था वो चाय, और वो और सारी बात करते थे। और रज्जू भैया तो पूछते रहते थे कि क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। फिर अच्छा तो गन्ना तोड़ मजदूर का ये हालत है, ये है, हमारा मजदूर संघ को आपको आप कैसे वो करते हैं, गिनते हैं। तो ये बातें होती थी। आज अगर मोहन मोहन भागवत का कोई अलग नहीं है, रज्जू भैया से इंटेलिजेंट भी नहीं है वो, लेकिन अलग ऐसा कुछ भी नहीं है आरएसएस में चेंज। लेकिन इतनी मिठाई खा ली है अभी कि अब ये इनको होम अरेस्ट भी सहनी पड़ेगी। अब आप नहीं मिल सकते। अब वहां से जाते हैं तो आपकी बैकग्राउंड सरकार चेक करेगी, केंद्र सरकार, वहां के जो आईबी वगैरह सारे जो अधिकारी हैं वो चेक करेंगे। अब मोहन भागवत की खुल आजादी और आरएसएस के जो मेन लोग हैं जो मोदी जी के नहीं हैं, जैसे उजबले, वो छोड़ के वो बाकी लोगों को वो आजादी नहीं है। यानी अब आरएसएस मोदी को कंट्रोल नहीं करता, अब मोदी आरएसएस को कंट्रोल करते हैं। और इसकी वजह यह है, इसलिए जिस दिन सत्ता से बाहर मोदी जाएंगे, आरएसएस का वो 100 साल पूरे होने का एक अलग ही मेटाफॉर है हिंदू पुराणों में, कि शिशुपाल के 100 पूरे हो गए, ऐसा कहते हैं। 100 पूरे होने के अलग ही मतलब है। तो उनके 100 पूरे होने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये आरएसएस ने खुद चुना है। और आरएसएस के पाप इतने ज्यादा होने के बावजूद नेहरू से लेके इंदिरा जी से लेके बंदी लाई, लेकिन उठाई भी, कभी किसी ने उनको नेस्तनाबूद नहीं किया। वो मोदी करेंगे। और इसमें आप बेझिझक मैं ये आपको कहता हूं कि मोदी अ, जब तक सत्ता में हैं तब तक वो आरएसएस को वेंटिलेटर पे रखेंगे और अपने साथ ही वेंटिलेटर निकाल लेंगे उनका। क्या कहूँ। इतना ये बड़ा, हाँ? इतना पुराना, इतना बड़ा संगठन जिसने 100 साल मेहनत की,
अपने उत्कर्ष पे पहुंचते ही अपने ही भस्मासुर से खत्म हो जाने वाला है। तो आपको थर्ड रिश की भी तो कहानी मालूम है कि उन्होंने 1000 years ऑफ थर्ड रिश किया कहा था, यूरोप पूरा और अफ्रीका का हिस्सा भी जीत लिया था, लेकिन 13 साल के ऊपर नहीं चल पाए वो। तो अ, देखिए, जो जहरीले संगठन होते हैं उनका चरमोत्कर्ष ही उनका पतन होता है। यानी अ, जो आपको मधुमक्खी की जो वो घोंसला होता है उसमें जो क्वीन बी होती है उसका पूरा काम होता है तो मर जाती है। मर जाती है। तो ऐसे संगठन जो है वो 100 साल इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दवा नहीं होते, वो जहर होते हैं। जहर की एक्सपायरी डेट नहीं है। जहर की एक्सपायरी डेट खुद खुद खींच के लाता है, वो खुद नष्ट हो जाता है। जैसे उपनिषदों में, हिंदू उपनिषदों में एक कहानी है कि घास जो है, अग्नि जो है वो घास को जलाता है, लेकिन वो घास के जलाते जलाते उसको ये समझ में नहीं आता कि घास जब जलकर राख होती है तो अग्नि भी नष्ट हो जाता है। तो यही कहानी है ऐसे विषारी और जहरीले और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। एलटीटी का क्या नाम था? एलटीटी ने खुद अपने हाथों से अपने आप को नष्ट किया। राजीव गांधी जी की हत्या, ये प्रभाकरन की आखिरी क्राइम था। उसने खुद माना, उस भूल को उसने खुद भी माना, नहीं, प्रभाकरन ने माना। देखिए, आरएसएस भी मानेगी। और आप ही के ही इंटरव्यू में कोई आके हो सकता है सरसंघ चालक बोले कि हमारे पास अब कोई संगठन नहीं है, हमारा संगठन खत्म हम नहीं किया। और इतने आनुवांशिक जो संगठन हैं जो सेल्फ ट्रिगर मोड पे रहते हैं, आप देखें वो गुंडागर्दी करते हैं। अभी तो यूएस में लिस्ट भी हो गए, आतंकवादी संगठन के तौर पे लिस्टिंग हुई है। तो ये बजरंग दल और हाँ, ये और विश्व हिंदू परिषद। उसके अलावा भी छोटे छोटे संगठन हैं, विचारधारात्मक हैं। तो ये तो अपने अपना काम करते रहेंगे। इनके अंदर भी एक पावर स्ट्रक्चर पैदा हो गया है जिसमें उसका चीफ होता है, उसके इर्द गिर्द एक कोठरी होती है, और वो लोकल स्तर पे पूरे समाज को और आतंकित करके रखते हैं। राम सेने आप देख लीजिए, अगर महाराष्ट्र में खासकर और डाउन साउथ में कुछ इस तरह के संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। दाभोलकर, पंसारे, कालबुर्गी, गौरी लंकेश और इस तरह सनातन संस्था, फिर सकल हिंदू सेना। आपको एक मैं बात बताता हूं और आप फिर समझ जाएगी बात को। कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर में फैली हुई थी। उनकी एक्चुअल पॉलिटिकल पावर, सत्ता में, आधे यूरोप में थी, आधी दुनिया में थी। संसाधन अकूत थे और किसी बात की कमी नहीं थी। सेना, रेड आर्मी आज भी उसका लोहा माना जाता है, आज भी अमेरिका उसको डरती है। ये सारी चीजें होने के बाद जब संगठन का अस्त होना शुरू हुआ तो 8 दिन नहीं लगे। तो ये सारे छोटे स्ट्रक्चर कम नहीं थे कम्युनिस्टों के पास। और आरएसएस जो बांधी गई है, यानी आरएसएस को बनाया गया है, वो नाजी संगठन से प्रेरणा लेके, लेकिन बाद में जो मजदूर संघ वगैरह बनाया गया वो कम्युनिस्टों से देखकर उन्होंने किया। और 2011 के बाद तो चाइना की पॉलिटिकल स्कूल में ये पढ़ने के लिए जाते थे आरएसएस के लोग। इसलिए मोदी जी बात नहीं करते चाइना के खिलाफ। कई राज है जो आपस में बटे हुए हैं। तो बात यह है कि वो जब धाराशाही हुआ तो उसके लिए उनकी उनकी भी, वो कम्युनिस्टों की भी एक राम सेना होगी और कम्युनिस्टों का भी एक सनातन संस्था होगी। सब कुछ खत्म हो जाता है जब क्वीन बी खत्म हो जाती है। तो ये प्रकृति का नियम है। इसको अपवाद बनने का एक मौका आरएसएस को तब मिलता जब आरएसएस सत्ता में शामिल नहीं होती। सत्ता में शामिल होने के बाद आपका पतन निश्चित हो जाता है और ये युगों से हो रहा है। आप देखिए, महाभारत में कहानी ऐसी कोई नहीं है जो आपको आगे की बात नहीं बताएगी। हर व्यक्ति का, इवन अर्जुन का, पतन तब होता है जब सत्ता में जाता है। आप देखिए, किसी भी क्रांतिकारी को आप तब तक चाहते हो जब तक वो कुर्सी में नहीं बैठता। कुर्सी में बैठने के बाद वो क्रांतिकारी नहीं रहता और आप उससे नफरत करना शुरू करते हो।
चे गवेरा अमर इसलिए है क्योंकि चे गवेरा कुर्सी को छोड़ चला। आप बाकी देखिए, स्टालिन भी तो क्रांतिकारी था। आप स्टालिन को के बारे में हजार बुरी बातें बोलते हैं आज, इसकी वजह क्या है? वो सत्ता में बैठा। देखिए, सत्ता वो जहर है जो पीने के बाद पहले आपको जो एक मदिरा की तरह प्रभाव आप पे ऊपर डालता है, और यादवों के कुलों का जो संहार हुआ, कुल का संहार हुआ, जो श्री कृष्ण के सामने हुआ, वो ऐसी तरह से उन्होंने मदिरा पी ली, जो सत्ता तो थी ही, आपस में लड़े और मारे गए। तो ये, और ये मालूम होते हुए भी मैं ये बोल भी रहा हूं, फिर से आगाह कर रहा हूं आरएसएस को, फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मेरा ये चैलेंज है आरएसएस को कि वो अपने आप को बचा के दिखाएं। वो नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने वो गलती की है जिसकी दवा बाकी लोगों के पास तो नहीं है। बाकी हमारे पास एम्पैथी है, कंपैशन है, हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने, सच्चे बने, लेकिन उनके पास ही उन्होंने वो कदम आगे रखा है जो सीधा सुरंग पे जाता है। उन्होंने सुरंग पे कदम रखा है, कदम उठेगा तो बम फटेगा। इतने अनुवांशिक जो संगठन हैं, मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत तो एक सिरमौर हैं, लेकिन जो असली समाज में जो आतंक फैलाया हुआ है वो जो ये आरएसएस एक नाम है। हिंदुस्तान के इतिहास में हजारों सालों में ब्राह्मणवाद अलग अलग नाम से संगठन बनाते आए हैं। पुष्यमित्र शुंग के टाइम से, अशोका के बाद में, बुद्ध को नष्ट करने के लिए ये सारी कवायद है। भारत का अगर सनातन धर्म कोई है तो बौद्ध धर्म है जी, और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म है और बाकी जातियां हैं। तो ब्राह्मण धर्म जो है उसको हिंदू नाम से आगे करते हैं, कभी सनातन नाम से। उसका बचाव करने के लिए अलग अलग संगठन अलग अलग वक्त अलग अलग काल में खड़े हुए। इस काल में वो 100 साल आरएसएस हुई। इसके बाद अलग संगठन खड़े होंगे जो ब्राह्मणवाद का समर्थन करेंगे, क्योंकि इस देश से, इस समाज से ब्राह्मणवाद इतने आसानी से नहीं जाने वाला। लेकिन इस बार का पतन यहां पर सुनिश्चित है। पारुलकर साहब, भारत में एक बहुत ये गहरी भावना है कुछ लोगों के बीच में कि हिंदू और मुसलमान की जो खाई है, जिसका एक हमने रूप देखा भारत के विभाजन में। अब बहुत से लोग जो नॉर्मल हिंदू लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शालीन लोग हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो ये मानते हैं कि अब इस बंटवारे के बाद भारत सिर्फ उनका है, और इसलिए वो आरएसएस की तरफ देखते हैं। यहाँ पर वो एक अलाइनमेंट पाते हैं विचार का। ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर आरएसएस पैठ बना चुकी है, बहुत सारे उसके इस तरह के वृद्धाश्रम है मान लीजिए, या छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम है, या आदिवासियों के बीच में काम हो रहा है, या शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। इन सब चीज़ों का समर्थन ये समाज करता रहा है और उसको अच्छा काम मानता रहा है। तो उनके बीच में जो आरएसएस घुला मिला है वो कैसे डिलेजिटिमाइज होगा? उनको तो ये लगता है कि वो उनकी अस्मिता का और हिंदू के जो भावना है कि ये देश हमारा है, ये हमारी पुण्य भूमि है, जिनको एतराज़ था वो चले गए, और जो अभी बाकी हैं वो यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, खासकर ईसाइयों को लेकर के एक विशेष तरह का प्रचार होता है। ऐसे समाज का क्या होगा जब उनके पास वो संगठन नहीं बचेगा जिसकी तरफ वो देखते हैं कि यही हमारा बचाव करने वाला है? देखिए, बहुत लोगों की और बहुत असुरक्षितता जो पैदा हुई है, या टेररिज्म, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, लिबरल्स, मुसलमान, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, इनके खिलाफ ये सरकार ने एक तरफा जंग छेड़ी है। सिखों के खिलाफ भी, सिखों बौद्धों के खिलाफ भी। बौद्धों के खिलाफ। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आरएसएस वादी से भी मोदीवादी नहीं है, उन सबके खिलाफ देश का दुश्मन होने जैसा व्यवहार किया गया, विपक्ष के लोगों को अंदर डाला गया। आपने बिल्कुल सही बात कही। जो मोदीवादी नहीं है वो सारा विपक्ष बन चुका है। यशवंत सिन्हा तो बीजेपी के थे, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के थे, उनको भी दुश्मन मानते हैं क्योंकि वो मोदीवादी नहीं है। खैर, निशिकांत दुबे, रवि किशन, ये आज के सितारे हैं। और कंगना राणावत तो बड़ी नेता है। तो
तो आरएसएस मोहन भागवत और कंगना रनावत के बीच में कंगना रनावत ज्यादा बड़ी नेता है। यानी अगर आप बीजेपी के करियरिस्ट व्यक्ति को किसी कहे कि मोहन जी आए हुए हैं और वहां कंगना रनावत भी ठहरी हुई है, तो आप किनको मिलना चाहेंगे, तो वो कहेगा कंगना जी को। तो खैर बात ये नहीं है, बात अलग है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि आप जो कह रही है हिंदू समाज को, यानी जो सो कॉल्ड हिंदू आप कह रही हैं, जिसमें ओबीसीज आते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट आते हैं, जिसमें बौद्ध आते हैं, जिसमें कायस्थ आते हैं, बाकी आते हैं, और ब्राह्मण अपना धर्म। तो हिंदुओं का कोई रिप्रेजेंटेशन आरएसएस को किसी ने लिखित रूप में दिया नहीं है। और मैं खुद ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, और मेरे जैसे कई लोग मुझे मालूम है जो आरएसएस से कोई नाता नहीं है उनका, जो सोच विचार करने वाले हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो अम्बेडकरवादी है, वो भी आरएसएस से निष्ठा रखते हैं। तो वो ब्राह्मणवादी हैं और हम ब्राह्मणवादी नहीं हैं, समझ लीजिए। जन्म से जो है वो अलग है। वो बात ये है, आरएसएस को हमारी स्पोक्स पर्सन या हमारी तरफ से बात करने वाले संगठन का दर्जा कभी किसी ने इस देश में दिया नहीं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कुल मिला के 37% ही वोट मिले हैं, और उसमें से आप देखिए अयोध्या भी उन्होंने हारी है। तो आप समझिए कि राम मंदिर बनने के बाद अगर अयोध्या वो हारते हैं, तो इसका मतलब हिंदुओं के मामले मन में उनके बारे में क्या भावना होगी। तो आप समझिए। दूसरी बात, उन्होंने जो अच्छे अच्छे अस्पताल किए हैं वगैरह, आपने जो बातें की, देखिए हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अच्छे काम एक नेपथ्य के रूप में बनाए जाते थे। एलटीटी के अपने स्कूल्स थे, एलटीटी के अपने हॉस्पिटल्स थे, एलटीटी का अपना बिस्किट की फैक्ट्री थी, वैसे ही हमास की भी है। आप नाम लीजिए, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके अच्छे काम बनाए जाते हैं, क्योंकि वो नेपथ्य बहुत जरूरी होता है। वो शोरूम के बल पर इनका बारूद का गोडाउन चलता है, तो आरएसएस का भी वैसा ही है। और ये आप या कोई भी एक व्यक्ति जो है, जो हिंदू धर्म से यानी जो मोटा मोटी आप हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है और बाकी जातियां हैं। उसमें जो लोग हैं ना, उनको सबको मालूम है कि आरएसएस क्या है। जो उनको मानने वाले हैं उनको भी मालूम है, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट पार्ट है। और जो उसको मानने वाले नहीं है, जो इस धर्म से आते हैं, उनको तो और अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए वो मानते नहीं है उनको। तो आप एक समझिए कि फिर वही बात मैं कह रहा हूं, ये बारूद का जो इन्होंने जमा करके रखा है, जब वो खत्म हो जाएगा तो बाहर का कुछ नहीं रहता नेपथ्य। देखिए नाटक खत्म होने के बाद नेपथ्य थोड़ी रहता है, वो पैक करके नेपथ्य का ले जाते हैं। वो उसकी जरूरत ही तब पड़ती है जब आपको बारूद छिपाना है। अब छिपाने लायक बारूद ही नहीं बचेगा तो आप नेपथ्य क्यों कैसे बचा पाएंगे? कहां से आएगा संसाधन? आरएसएस को, एचएसएस को इंटरनेशनली अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है, पैसे कहां से आएंगे? विदेश से नहीं आएंगे। अब तो विदेश से पैसे भेजने वाले लोगों पर, अमेरिका से पैसे जो खास करके भेजने वाले हैं, उन पर 3.5% तो टैक्स तो लगा ही दिया है ट्रम्प साहब ने। अब आगे आगे देखिए विश्व समुदाय क्या करता है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया। मोदी जी ने रवांडा, मोदी और ये अरुण पुरी, कलीपुरी और उनके जो रुबिका लियाकत, ये सिन्हा विन्ना जो लड़के हैं, वो सब जो काम कर रहे हैं ना, वो रेडियो रवांडा से अलग नहीं है। ये आईटी सेल जो आपको आप कोई अच्छा ट्वीट डालेंगे तो नीचे बोट्स आते हैं, जिन नाम सनातनी, कट्टरवादी, हिंदू ऐसे नाम रहते हैं उनके, वो बोट्स हैं, उनको पगार दी जाती है। वो किसके निर्देश में काम करते हैं? अब बार अमित शाह ने कहा था कि हम झूठ भी ऊपर से बोलेंगे तो नीचे तक वो सच करके जाएगा, और वैसे गया। आलू से सोना बात तो मोदी जी ने कही थी, राजीव गांधी पे चिपका दी इन्होंने, राहुल गांधी पे सॉरी। और तो बात यह है कि राहुल गांधी उससे बदनाम होते रहे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा आईटी सेल ही नहीं था, इस जहर का उतार नहीं था। लेकिन देखिए आखिर लोहा ही है जो एक दिन लोहे को काटता है। आपने कहा राहुल गांधी बदनाम होते रहे,
यूपीए के दौर से ही बदनामी इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए मॉर्फ इमेजेस बना करके सोनिया गांधी जी की बड़ी ख़राब और अश्लील तस्वीरें मनमोहन सिंह साहब के साथ और महातिर मोहम्मद साहब के साथ, इन सब के साथ बना करके इन्होंने डाल दी थी। और फिर उनको बारबाला और ये और उनके अभी भी तस्वीरें डाल पुरानी रहे हैं। पुरानी क्या हुआ? कांग्रेस को ये क्यों नहीं लगा कि इस झूठ को और इस फ्रॉड को डिबंक करने की ज़रूरत है? कांग्रेस ये कैसे ये मान के बैठी रही कि इसका असर नहीं होगा? इस देश में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके पास ज्ञान अर्जित करने का कोई साधन नहीं है, उनके हाथ में मुफ्त जियो का जो डेटा आया और मोबाइल आया, उन्होंने उस खालीपन को, जो उनके दिमाग में खालीपन था, उसको इस भोंडे प्रचार से भरना शुरू किया। और कांग्रेस सोचती रही इसमें कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस के जो लोग थे, थिंकर्स थे, जो समझते थे इन चीज़ों को, उन्होंने भी बड़े-बड़े वकील थे कांग्रेस में। आज बहुत बड़ी बातें करते हैं, उस समय वो कहाँ थे? देखिए, उनको लगा नहीं कि इस मर्यादा का जो उल्लंघन कर रहे हैं बीजेपी, उसको लोगों में इतना अंदर तक लोगों के नसों में ठूसने में ये कामयाब हो जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, फिरोज गांधी को मुसलमान कह दिया, फिरोज खान कह दिया। हाँ, अभी भी लोग मानते हैं, ये लोग आरएसएस के लोग ये सारी चीजें मानते हैं, उनके अंदर के लोग, क्योंकि उनको वो कन्विंस है। बात यह है कि शिवाजी, ये बात को काटने के लिए आपको आपको वो सुअर का उदाहरण मालूम है ना, कि सुअर की गंदगी में रहने की इतनी आदत होती है कि उससे लड़ना भी है आपको तो वो गटर में उतरना पड़ता है। तो ज्यादातर डिग्निफाइड लोग पसंद नहीं करते वो गटर में उतरना। तो आप क्या इनके हेडगेवार, फिर गोलवलकर, जो भी अच्छे बुरे आदमी थे, या फिर मोहन भागवत या मुझ, तो इनकी ऐसी तस्वीरें या ऐसा ऐसा मॉफ करके डाले और उसको काट दे, ये मुझे नहीं लगता है कि ये कांग्रेस के परंपरा और नीति में होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन कांग्रेस को यह लगा कि ऐसी मूर्खता से हम अगर किनारा कर लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं इनको, तो अपने आप वो अपनी गलती से मर जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली देश की एक ऐसी पीढ़ी आई थी जिसने आजादी का आंदोलन नहीं देखा ना, कोई आंदोलन नहीं देखा, कोई मूवमेंट में काम नहीं किया, स्टूडेंट मूवमेंट में काम नहीं किया, कोई विचार नहीं किया था। वो एकता कपूर के सीरियल्स और करण जौहर की फिल्मों पे बड़ी हुई थी। और मनमोहन सिंह जी ने जो इकोनॉमिक रचना की, उससे नया मध्यम वर्ग बना था, उसकी उपज थी वो। उनको मनमोहन सिंह की मेधा और प्रज्ञा और मर्यादा का पालन करने से जो फल मिले, वो इन्होंने खाए। और नेहरू फेलोशिप लेके उनके दादा परदादा वहां गए थे विदेश में, वहां से पैसे आए और इन लोगों ने ये बदनामी करना इन्हीं की शुरू कर दी, मनमोहन सिंह जी। और ये मनमोहन सिंह जी ने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में राजीव गांधी ने ली थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने भी बहुत, और उनको मौनी मोहन वगैरह कहे, फिर मोदी जी ये भी कहे कि ये रेनकोट पहन के नहाते, ऐसी ऐसी बातें की, उलूल जुलूल बातें की। तो इसको काटने के लिए कांग्रेस को, आप समझिए कि हम और आप हैं, तो ऐसी बातें हमारे बारे में कोई कहे तो हम उस स्तर पर गिर सकते हैं क्या? नहीं गिर सकते। एक बात। दूसरी बात, उनसे लड़ाई करना जरूरी था, एग्रेशन जरूरी था, जो कांग्रेस में नहीं था। इसकी वजह यह है कि आप बहुत साल सत्ता में रहते हो, तो आप रास्ते की लड़ाई थोड़ी भूल जाते हो। वो याद आने के लिए भी आपको थोड़ी दिन के लिए, थोड़े साल के लिए, शायद एक दशक के लिए आपको सत्ता से बाहर रहना पड़ता है। वो कांग्रेस, मुझे लगता है, अपना लेसन सीख चुकी है। लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, देश की जनता लड़ेगी। और देश की जनता पे मेरा विश्वास है। 400 सीटों की और शेयर बाजार के कंप्यूटर टूटने की बातें जब प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसी दिन मैंने इंटरव्यू लेके कहा था ये 250 सीटें नहीं लाएगा, और नहीं लाए। वो तो नीतीश कुमार और नायडू ने देशद्रोह किया, इसलिए अब ये सत्ता में है। और उनको वही ट्रीटमेंट देनी चाहिए जो अन्य आरएसएस और बीजेपी के जो इस काम में राष्ट्र के चेतना को मारने में आगे रहे हैं, उनमें से नीतीश और नायडू भी है। उनको अलग से बख्शा नहीं जा सकता। मैं परंपरागत तौर पे ऐसे विचारधारा के परिवार से नहीं आती हूँ जो कांग्रेस के साथ था।
और कांग्रेस के को लेकर बड़ा क्रिटिकल माहौल होता था हमारे घर में भी, और उसी तरह से हमारी परवरिश हुई और पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन जो दौर था पिछले पूरा यूपीए का, उसमें जो कांग्रेस के विरुद्ध जो प्रचार इनका हो रहा था, हमें भी गिजगिजाहट होती थी कि ये कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर रही। तो इस वजह से मुझे ये सवाल बहुत सालता है कि ये समझ नहीं पाए, कांग्रेस को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका असर होने जा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे मामलों में जहाँ पर डेफेमेशन डालना चाहिए, वहाँ पर कांग्रेस डेफेमेशन नहीं डालती है। वो सोचती है हम मीडिया में बात कर रहे हैं इतना काफ़ी है, उनकी प्रवक्ता बोल रही हैं वो उतना काफ़ी है, जबकि उस प्रवक्ता को बहुत प्रमुखता से अमीर मीडिया या नन्ना सेठों का मीडिया दिखाता भी नहीं है। तो ये एक समस्या कांग्रेस के साथ अभी तक बनी हुई है। इसकी मेन वजह है कि सारे चैनल्स अडानी और अंबानी ने खरीद लिए हैं और उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ रहते हैं। अडानी की मजबूरी नहीं है, अडानी अपने मन से है, अंबानी को रहना पड़ रहा है। लेकिन ये भी वक्त जाएगा और आपको मैं बताता हूँ कि मीडिया प्रोपागंडा, फिर एक बार कहता हूँ, सोवियत के पास कम था क्या? हम्म। वो संसाधनों से नहीं बनता, इंसान खुद पहचान लेता है। और आपको मैं बताता हूँ कि हम आप जो बोलते हैं, तो मैं एयरपोर्ट से हर जगह जाता हूँ तो छोटे छोटे लोग या बड़े लोग या सिविल सर्वेंट्स या अधिकारी बड़े बड़े मुझे आके बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र को बचाना चाहिए देश के। हम वो देश नहीं है कि जब आज़ाद हुए उस दिन से इस तरह से पाकिस्तान बने हुए हैं। और आप ये ख्याल भी मत रखिए मन में कि यहाँ के मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग कर सकेंगे ये लोग, क्योंकि ये कर नहीं सकेंगे। इस विफलता से ही तो हिंसा कर रहे हैं, कहाँ कर सके हैं ये। और जब पाकिस्तान के साथ लड़ने की बारी आई तो लड़ा कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने ली? उसमें मुसलमान ही थे ज्यादा, और मुसलमानों ने शहादत दी। करनी और सलाह आपको और हाँ, और नहीं नहीं, इससे इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। जो स्पाई का नेटवर्क पकड़ा उसमें ज्यादा हिंदू थे, 9 हिंदू है उसमें। बैलेंस तो करने के लिए कुछ मुसलमान भी लगाए जा रहे हैं। वो देखिए, उठाने के लिए आपने अली खान को भी उठाया और विजय शाह को बचाया, लेकिन सच्चाई लोगों के समझ में आ चुकी है। देखिए, काउंटडाउन शुरू होने का मतलब रॉकेट नहीं उड़ता, और गिरना तो बाद में होता है। तो काउंटडाउन शुरू है, हो जाएगा। आप देखेगी कि आने वाले 2-3 महीने में अ, इनका 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 जो अति साहसवाद है, अपने ही लोगों के प्रति बल का प्रयोग करने की जो धैर्य, झूठा धैर्य है और हिम्मत है मर्यादा का उल्लंघन करने का, संविधानिक, उससे ये पस्त होते नजर आएंगे आपको। उस दौर की शुरुआत हो चुकी है, बस हम आप देख नहीं रहे हैं। जिनको समझना है वो समझ रहे हैं, वो डर गए हैं क्योंकि वो मूलता कायर है। आपको वही, अब हमारे देश में डायर होके बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और रगों में खून ही बहना चाहिए, सिंदूर नहीं। सिंदूर से मर जाएगा आदमी उसमें लेड रहता है, पारद, सिंदूर अगर किसी को खिला दो तो वो मर जाता है, आवाज भी बन जाती है। आवाज खत्म हो जाती है। सिंदूर का इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम है, रंग का निर्देश करना। सिंदूर कोई सौभाग्य की निशानी मानता है तो गलत है। देखिए, मैंने मेरी दादी और मेरी नानी दोनों को देखा है। मेरी दादी जितनी बड़ी पतिव्रता मैंने देखी नहीं, अब अगर इनकी हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो। और उस वक्त में बच्चे बहुत होते थे। मेरे 8 चाचा थे, अब नहीं रहे, उन 8 चाचा थे और 3 बुआ। तो इतने बच्चे, और हमारा घर, हमारा एक छोटा जंगल है और करीब बहुत खेती थी वो जैसे। तो उस टाइम में मेरे दादा कोर्ट में काम करते थे, कोर्ट की नौकरी थी, तो वो बाहर गांव रहते थे। तो सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो अकेली सोती थी, जबकि चोर हमारे पूरे एरिया में, जो हमारी पश्तूनी वो मकान और वो जायदाद है उसमें घूमते थे। तो मेरी दादी अकेली अपने हथियार लेके घूमती थी और उसकी रक्षा करती थी। लेकिन उसने अपनी, जब मेरे दादा आते थे मैंने देखा, अपने मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा। और उन्होंने
मैं मेन बात तो बाद में, वो कभी सिंदूर विंदूर नहीं लगाती थी। बस एक वो छोटा सा वो गंध यहाँ लगाती थी, बस उतना ही। ऐसा सिंदूर भर दिया। हम्म। देखिए, नेपथ्य उसी को करना पड़ता है जिसके गोडाउन में कुछ नहीं है। मुझे आपने बुलाया तो मुझे ज्ञान है ये बताने के लिए मैं कभी आया था आपके पास? नहीं आया था। मैं ज्ञानी हूं ये बताने की वही व्यक्ति कोशिश करता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। एरोगेंस इज अ मिरर ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री का जो एरोगेंस है वो उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ निर्देश करता है, और उनकी नेहरू के प्रति जलन जो है वो नेहरू के प्रति प्यार का इजहार करती है कि उनको नेहरू बनना था लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। बहुत खूब। हमने बात शुरू की थी गैर कांग्रेसवाद से और किस तरह से समाजवादी आंदोलन और सोशलिस्टों ने, अब आप जब ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ बिखरने वाला है, तो उसमें से जो इंसान है वो तो जीवित रहेंगे, वो तत्व तो रहेंगे। क्या लगता है ये बिखर के कहाँ पहुँचेंगे? ये फिर से एक नया समाजवादी आंदोलन खड़ा किया जाएगा, फिर से वही सारा कुछ दोहराया जाएगा? देखिए, इस सृष्टि में अ, खोज जो होती है वो पहली बार नहीं होती, वो बार बार होती है। तो ये गोल फिरता है, बेल बॉटम गया, फिर नैरो बॉटम आया, फिर बेल बॉटम आ रहा है, ऐसा होता रहता है ना। वैसे आप समाजवाद को नाम समाजवाद ना दो, हिंदूवाद को नाम हिंदूवाद ना दो, आरएसएस का नाम आरएसएस ना हो, पीढ़ियां बदलेगी, फिर से वो फैशन आएगी, फिर लिबरलिज्म की फैशन आएगी, फिर लोगों को लगेगा कि बगावत करे, फिर औरतों को लगेगा कि बर्न ब्राज और वो सिगरेट पीना वो ये सब करें, फिर औरतों को लगेगा कि ये इससे कुछ नहीं होता, इससे हेल्थ को हानि होती है सिगरेट से, वो बंद कर देगी। ये सारा चक्र घूमता रहेगा। वो अलग फॉर्म में होगा, अलग तरीके से होगा, लेकिन आपकी आयु को मर्यादा है। एक पीढ़ी की है आप, वो पीढ़ी खत्म हो जाती है, उसके बाद की पीढ़ी खत्म, तो फिर बताने वाले भी कोई नहीं रहते। तो ऐसा हमारा अनुभव था। अब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद अभी जो युद्ध पे या आरडब्ल्यू राष्ट्रवाद या राइट विंगर आने लगे हैं, तो ये पीढ़ियों ने वो अनुभव नहीं किया। नाजी क्या थे, मुसोलिनी क्या था, जनरल फ्रैंको क्या था, और इसलिए वो उनको आकर्षण देता है, आकर्षित आकर्षित करता है। ये भी अनुभव करेंगे जहर को, कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग जीवित रहेंगे, वो दूसरों को बताएंगे कि नहीं नहीं ये बुरी चीज है, तो फिर वो संवरेंगे और फिर नए सृजन करेंगे। आरएसएस जैसे संगठन कोई सृजन नहीं कर सकता, कोई कवि, लेखक, महान वैज्ञानिक, चिंतक या फिर फिलोसोफर नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक फैक्ट्री है, एक लेबोरेटरी है जहां पर मानव की बुद्धि को वानर की बुद्धि से भी सीमित करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो अपनी मर्यादा में रह के पागलपन अपना करता रहे और हिंसा और द्वेष को प्रतिष्ठा देते रहे। जो आदमी सृजनशील होगा वो हिंसा को नहीं रिस्पेक्ट करेगा, वो प्रेम को ही करेगा। और मोहब्बत की दुकान अमर है, और नफरत की जो ये लेबोरेटरी है उसका अंत होना निश्चित है। आपने क्रिएटिविटी और सृजनशीलता की बात की। क्या ऐसा अभिशाप है कि राइट विंग में ना अच्छा हास्य है, ना अच्छी कोई कला है किसी भी तरह का, ना कोई गंभीर अभिव्यक्तियां हैं? अगर आप देखें जो थिएटर वगैरह का हम देखते हैं, तो ये लोग सब वहाँ से भी गायब हैं। ये चित्रकारी में भी अगर भगवान की तस्वीर बनाने के अलावा भी कोई काम करना पड़े तो आप देखेंगे वहाँ पर भी ये गायब हैं। तो ये पूरा राइट विंग जो है वो क्रिएटिविटी को लेकर के या द्वेष रखता है, या इसको गैर ज़रूरी मानता है, या उसको लगता है ये आत्मघाती हो सकता है। तो हास्य से लेकर के पूरा हर तरह का फ़न आप देख लें, जो कला है वहाँ से ये लोग क्यों गायब होते हैं? और फिर ये कहते हैं कि ये सब गलत है, फिर उसको तोड़ते हैं, उसको मंचन उसका रोकते हैं, उस कलाकृतियों को फाड़ देते हैं, और हास्य को रोकना चाहते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी से लेके हर तरह के हास्य को रोकना चाहते हैं। फिल्मों में जो कलात्मकता है उसको, अभी फूले के वाले मामले में आपने देखा जो पिक्चर आई है, तो ये क्रिएटिविटी के साथ एक अदावत का रिश्ता, दुश्मनी का रिश्ता लगातार है। फुले का उदाहरण आपने लिया, ये सच से भागते हैं। राइट विंग हमेशा सच से भागने वाले संगठन होते हैं, और इसलिए सृजन से उनका कोई नाता ही नहीं होता, क्योंकि सृजन के लिए आपको सच को स्वीकारना पड़ता है।
देखिए, सृजन का मतलब क्या है? सृजन हमेशा पनपता कहाँ से है कि आपके अंदर जो षड रिपु है उसका आप स्वीकार करते हैं, उससे लड़ाई नहीं करते आप। उसको षड्रिपु आप षड दर्श रिपु का मतलब काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर, ये षट रिपु है। यानी उसको शत्रु कहा गया है, लेकिन षट रिपु इस आपके बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो उसको आप स्वीकार जब करते हो और उसको एक प्रवाहित करते हो अपनी कला में, यानी म्यूजिक हो या फिर लेखन हो, फिर या फिर आपकी किसी भी तरह का फन हो, उसमें आप प्रवाहित करते हैं, मोड़ देते हैं, तो आप बहुत बड़े सृजनशील व्यक्ति बनते हैं। इसलिए महान उपन्यास में वो सारी हिंसा होती है, वो सारा मोह होता है, वो सारा क्रोध होता है, लेकिन वो लेखक जो होता है वो बड़ा शांत होता है और वो बड़ा प्रेम का पुजारी होता है। इसकी वजह यह है कि उसने अपने अंदर के सारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसको उसमें डाल दिया। यहाँ होता क्या है, राइट विंगर्स जो है वो सीधा उसको रॉ फॉर्म में रास्ते पर लाते हैं और लोगों पे निकालना शुरू कर देते हैं। इससे वो हिंसक और हमेशा नष्ट करने वाले बनते हैं और उनमें और दानव में कुछ फर्क नहीं बचता। आपने कहा रास्ते पर निकाल देते हैं। रास्ते की एक बहुत गंभीर और अश्लील वीडियो आजकल चल रही है। क्या बात है कि भाजपा से जुड़े हुए या भाजपा के बड़े नेता इस तरह की क्या मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, बड़ी अश्लील चीज़ों में सामने आ रहे हैं, उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं और वो बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं और वो कृत्य कर रहे हैं जो आपराधिक कृत्य हैं। ये भी एक रिश्ता सीधा भाजपा से जुड़ रहा है अश्लीलता का। रेप्स हैं और क्या-क्या कहूँ, दर्शक भी जानते हैं कि जो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पैसे से लेके सेक्स से लेके बाकी सारे जो भोग है, इनके भोग लेने पर पाबंदी का ढोंग आरएसएस ने कई सालों तक किया। सप्रेशन इज डेंजरस देन एक्सप्रेशन। बुद्ध ने हमेशा ये कहा था, क्या बुद्ध पुरुषों ने ही कहा था कि आपको वीणा की तरह रहना है, यानी आपके तार बहुत टाइट भी नहीं होने चाहिए, बहुत लूज भी नहीं होने चाहिए, तभी सुर निकलेंगे। यानी आपको सब भोग लेने हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर लेने हैं और एक मान्यता के अनुसार लेने हैं। इन लोगों ने पहले तो दिखावा किया भोग ना लेने का, भोग को त्यागने का, और जब सत्ता का भोग चढ़ा, वाजपेयी ने तो प्रेडिक्ट कर था कि सत्ता का भोग जब आया तो रास्ते हो, खेत हो, खलिहान हो, जहां वहां पैसे, औरतें, सामाजिक कार्यक्रमों साथ में में भोगना शुरू कर दिया इन्होंने, और इसको एक सृजन की जगह विभत्सता का रूप ले लिया। इसलिए ये आरएसएस से उपज जिनकी हुई है, जो भी संगठन है, बीजेपी हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या और भी कोई, इनका भोग लेने का जो तरीका है वो हमेशा विभत्सता के रूप में ही बाहर आएगा, क्योंकि इसकी नींव हिंसा ने डाली है, प्रेम ने नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, वो जो रास्ते का वीडियो आया है, सेक्स एक अच्छी चीज है जो मर्यादाओं में की जाए। इंसानियत की बेसिक इंस्टिंक्ट है वो, बिना उसके हम पैदा नहीं होते। लेकिन ये जो कर रहे हैं उसको विभत्स रूप में कर रहे हैं। इसकी वजह इनकी नींव हिंसा में डाली गई है। सेक्स की अगर नींव प्रेम में होती तो वो औरत की इतनी बेइज्जती नहीं करता रास्ते पे, और खुद की भी। वो बेइज्जती कर सकता है आरएसएस का कोई भी आदमी या बीजेपी का कोई भी आदमी, इसकी वजह इनकी नींव हिंसा में है, इनकी कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए इतनी खूबसूरत चीज को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। सत्ता भी अगर आप ठीक तरह से इस्तेमाल करो तो इस देश के लोगों का 11 साल में भला हो सकता था, लेकिन उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये जो चीज लेंगे वो कितनी भी खूबसूरत हो, एक फूल भी हो, कमल का फूल, बर्बाद कर दिया उन्होंने। आपको कमल का फूल अब सपने में आया तो आपको डर लगेगा। तो समझिए कि आपको जब सप्रेस्ड आदमी एक्सप्रेस करता है तो वो हिंसा ही छलकती है, उससे झलकती है। वो वही रास्ते पे हुआ। वो सेक्स नहीं है, वो हिंसा है।
ये कैसे भूखे लोग हैं, ये मतलब हाँ, विभत्सता है, वो विभत्सता है। मैं उस एक्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसकी तरीका और जगह के खिलाफ हूं, और उसमें उस औरत की प्रतिष्ठा और देश के देश में जो हमारी बहनें हैं उनकी शालीनता को बड़ी ठेस पहुंचाई है। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े ट्रोल है, बड़े नफरतवादी है, बड़े हिंसाचारी है, ब्रिजभूषण सिंह है, उनको सबको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, तो इनको भी मुझे नहीं आश्चर्य होगा कुछ दिन बाद महिला और सांस्कृतिक मंत्री बनाया जाए, बाल विकास, महिला विकास और सांस्कृतिक मंत्री बनाया जाए। एक और है, स्त्री देह के साथ बड़ा अजीब सा संबंध है। या तो उसको कहने के तौर पे तो यही कहेंगे कि भाई उसको ढक के रखो, वो माता है, वो स्त्री है, वो वो देवी है। लेकिन जब उसके साथ संसर्ग में आएंगे तो उसका जो स्त्री देह का जो उसको छिन्न भिन्न करने लगते हैं। और ये दंगों में भी होता है। और अब दंगों को छोड़ दीजिए, जो पावरफुल लोग हैं वो सामाजिक कार्यक्रमों में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के महिला देह के साथ अनाचार कर रहे हैं। या ये जो घटना घटी है, जो रास्ते की घटना सत्ता है, के साथ भी उन्होंने वही किया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1995 में 1995 में शिवसेना और भाजपा की सत्ता आई थी महाराष्ट्र में। मैंने 2002 में इंटरव्यूज का एक कार्यक्रम शुरू किया टेलीविजन पे, एक चैनल पे। वो कार्यक्रम में शिवसेना के एक नेता को बुलाया था, वो बड़े बुजुर्ग नेता थे। मैंने कहा आपके सत्ता आई, सत्ता चली गई, अब फिर आएगी तो कैसे लगेगा? बोले हमारे पास सत्ता आई तो हम इतने भूखे थे कि हमने रेप ही कर दिया, हम श्रृंगार करना भूल गए। तो अब सत्ता आई तो शायद जो नई पीढ़ी होगी तो उनको श्रृंगार समाज समझाना पड़ेगा। हम ना सत्ता के साथ श्रृंगार कर सकते हैं ना औरत के साथ, क्योंकि हम भूखे हैं। हम्म, यही इनकी बेसिक फिलॉसफी है और यही इनका ओछापन। राजू साहब, आप किंतु परंतु पे आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम बहुत देर से चाहते थे कि हम आपसे बैठें, आपके साथ बात करें, और अभी हमें और बातें आपसे करनी हैं। लेकिन अभी जो सरेदस्त जो मामले थे, मोटी मोटी निगाह हमने उन चीज़ों पर डाली है। आज के इस एपिसोड के लिए आने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें और बातें अभी आपसे करनी है, जाइएगा नहीं। थैंक यू।